Hello, I am audible. बोलो। यस। आप थोड़ा आगे आ जाइए, कैमरा में नहीं दिख रहा है। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर GS भटनागर, स्क्वायर फिट गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वेबिनार हमारा हमारी फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कट फ्लावर्स आदि के ऊपर है। और इसके बाद मेरी को होस्ट डॉक्टर वीना भटनागर न्यूट्रिशन गार्डनिंग पे देंगी। और मैं साथ में मैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट इन वेजिटेबल्स के ऊपर भी आपको जानकारी दूंगा। तो मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्लावर्स के बारे में, कि फ्लावर्स जो होते हैं, आप हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर और कोमल है वो है फ्लावर्स, चाहे वो पौधे पर उगे या पेड़ पर उगे या कांटों में उगे। फूल बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का भोजन है और कुछ फूल हमारे द्वारा भी खाए जाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ फूल जो होते हैं वो हमारे द्वारा भी खाए जाते हैं और कुछ कीड़े मकोड़ों का भोजन भी होते हैं, इसलिए फूलों की महत्व हमारे लिए बहुत है। कुछ फूल दिन में उगते हैं तो कुछ फूल रात को या कई दिनों तक खिले रहते हैं। फूल सम्मान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कुछ फूल हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, जैसे लाल गुलाब प्रेम के लिए होता है, गुलाबी गुलाब दोस्ती के लिए होता है और सफेद गुलाब शांति और स्नेह का प्रतीक है। अब अगर अपन इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, ये दोस्ती और प्रेम में देने वाले और प्रेम का इजहार करना हो या फिर माफी मांगनी हो, ये हमारे साथ देते हैं। इसके साथ होने पर टेंशन रिलीज होता है और एंग्जाइटी भी कम होती है। किसी भी इवेंट को फ्लावर्स मेमोरेबल बना देते हैं। इसी प्रकार इनका मेडिसिनल यूज भी काफी होता है और कई तरह के पेय पदार्थ भी इनके बनाए जाते हैं। इसकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। भगवान को हम पुष्प चढ़ाते हैं, माला के रूप में चढ़ाते हैं और बेड भी ऐसे भी पुष्प करते हैं। कुछ फल कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के लिए भी काम में ले आए जाते हैं, जैसे क्राइसेंथेमम में। कुछ फ्लावर्स को हम भोजन में, मसालों में और सलादों में भी काम में लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे फ्लावर्स की। बिगनिंग ऑफ फ्लावर गार्डन। शुरुआत हम फ्लावर गार्डन्स की, जिस तरह से पहले मैंने आपको वेजिटेबल्स के लिए बताया था, उसी प्रकार से हम फ्लावर गार्डन को भी किस शुरुआत हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। कि सबसे पहले हमें आवश्यक है कि हम अपनी साइट को देखें जहाँ पे हमें फ्लावर्स लगाना है। उसके लिए हमें लाइट और मॉइस्चर कंडीशन और टोपोग्राफी दोनों का ध्यान देना होगा कि हमारी लाइट भी पूरी मिले, मॉइस्चर कंडीशन ऐसी रहे कि ज़्यादा पानी नहीं रुके, और टोपोग्राफी का मतलब अलग अलग एलिवेशंस पे हम फ्लावर्स लगा सके तो उस और भी सुंदर दिखेंगे। फिर सॉइल, जैसे कि वेजिटेबल्स में था कि इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, अच्छी तरह से उसमें से पानी रुकना नहीं चाहिए। सॉइल क्ले लोम और सैंडी लोम होनी चाहिए और उसकी पीएच 6 to 7 के बीच में होनी चाहिए, मतलब स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। फिर हमें उन फ्लावर्स को पहचानना है या उनको जो अपने कंडीशन में सुटेबल है। जैसे अगर आपके यहाँ फ्रॉस्ट पड़ता है या बर्फ पड़ता है या लू आती है, हीट स्ट्रोक्स आता है, तो अपन को उन फ्लावर्स को उस समय में जो जो फ्लावर्स सरवाइव कर सकते हैं वही लगाने हैं। और इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि कलर स्कीम हम चूज करेंगे, जैसे या तो वो सिमिलर होगी या डिफरेंट वेरिएशंस के ऊपर होगी, इसलिए मिक्स में नहीं लगाएंगे। कलर स्कीम हम चूज करेंगे जिसमें यूनिटी हो और वेरिएशन भी डिफरेंट टोन्स में हो। और हम ये हमको एक्साइटमेंट देता है, जैसे कि ग्रुप्स में बन होते हैं कुछ ये कम्प्लीमेंट्री कलर्स भी होते हैं, कुछ हार्मोनी कलर होते हैं, कोई कॉम्बिनेशन हम अपोजिट कलर का बनाते हैं, जैसे ब्लू और या वाइट कर लिया,
और ब्लू और येलो कलियाँ, रेड एंड वाइट कलियाँ, इस तरह के हम कॉम्बिनेशंस बना के अपने आप को अच्छा फील कराते हैं और अच्छा शो होता है। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। इससे हमारे घर के चारों तरफ की, हमारे सराउंडिंग्स की ब्यूटी एनहांस होती है। और ये वो डेकोरेटिव मटेरियल है जो कि लॉन के आसपास लगाया जाता है और ये किचन गार्डन के भी अलग दूसरी जगह पे लगाया जाता है। तो ये बची हुई वो जगह है जो लॉन और किचन गार्डन से बची हुई है। ये कंटेनर्स में भी लगाते हैं और जमीन में भी लगाते हैं। तो अगर अपन क्लासिफिकेशन करें तो एक तरीका ये होगा फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में आ जाएंगे रोजेस एंड सीजनल फ्लावर, और दूसरे भी कई तरह के हैं ये। और नॉन फ्लावरिंग आर फर्न्स, पाम्स, बैम्बू, एक्लिफा, एरेंथीमा, देयर आर सो मेनी जो केवल लीफ से आपके डेकोरेट करते हैं। अब इम्पोर्टेंस मैंने आपको जैसे कि पहले की बताई, अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अपने आप को घर को एक कूल इफेक्ट देखते हैं, अच्छा सा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। हाँ, जो ये आप घर के बाहर जाके खड़े होंगे, आप अच्छे अच्छे फूल देखेंगे, नए नए फूल देखेंगे, तो आपको अच्छा हेल्दी फीलिंग आएगी और अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपको। इसी तरह से फ्लावर्स जो है वो कुछ कुछ फ्लावर्स परफ्यूम में भी काम आते हैं, मेडिसिन में भी काम आते हैं और डाई में भी काम आते हैं, मतलब एडिबल डाइज। कुछ फूलों को हम एडिबल डाइज के रूप में भी काम कर सकते हैं अपन। और फिर इसके अलावा ये सोर्स ऑफ इनकम है, जो कई फैमिली, रूरल फैमिली या अर्बन, पेरी अर्बन एरिया में कई जो फार्मर्स हैं वो इसको इनकम के सोर्स में करते हैं, उनके बुके बनाते हैं और फूल बेचते हैं, ये सब। तो ये सोर्स ऑफ इनकम भी है एंड इट गिव्स प्लेजेंट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट टू अस। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन होती है उनके लाइफ स्पैन पे, मतलब वो एनुअल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है या पेरेनियल प्लांट। एनुअल प्लांट का मतलब कि जो वो प्लांट जो एक सीजन में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसी में वो बढ़ता है, उसी में वो फ्लावर देगा, उसी में वो सीड्स देगा। इस प्रकार ये दो तरह के मतलब सीजनल फ्लावर्स, रबी और सर्दियाँ या समर्स, ये एनुअल प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। फिर है बायनियल प्लांट्स। बायनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि पहले साल में अपनी ग्रोथ करेंगे, फूड स्टोर करेंगे और नेक्स्ट ईयर में वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करेंगे। फिर पेरिनियल फ्लावर, पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो दो साल से ज्यादा जीवित रहते हैं। अब ये पहले साल में तो ग्रोथ देंगे, है ना, और उसके बाद वो आने वाले सालों में कुछ कुछ सालों तक रहेंगे, कुछ परमानेंटली ग्रो करेंगे। तो ये वो कहलाएंगे हम पेरेनियल प्लांट्स। ऑन द सीजन के ऊपर बेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनुअल प्लांट्स जो होते हैं उनको हम सीजन के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। समर सीजन जो कि अप्रैल टू जून चलता है, रेनी सीजन जो जून टू अक्टूबर चलता है, और विंटर सीजन जो कि सितंबर टू फरवरी होता है। समर सीजन फ्लावर्स में जो मोस्टली जो होते हैं मुख्य तौर पे कोचिया, पोर्चुला, सनफ्लावर, जीनिया, गिलार्डिया वगैरह होते हैं। और इसके अलावा एस्टर, ग्लेडुलस, कैलेंडुला, डहेलिया, ये विंटर्स में होंगे। रेनी सीजन में जो भी चल रहा है उसमें हम बाल्सम, पोर्चुलिका लगाएंगे। और कुछ फिर जैसा कि पेरिनियल बताया मैंने आपको, पेरिनियल प्लांट्स काफ़ी सालों तक चलते हैं, हमारी फेंसिंग पे या बाउंड्री पे या बीच में लगाए जाते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो हमेशा फूल देते हैं, जैसे इनका राजा हाइड्रेंजिया, केना, बोगनविलिया। फिर आ जाता है कि कट फ्लावर्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारी क्लास है कट फ्लावर्स की, जिसका अभी भी बहुत ज़्यादा उसका रिवाज भी बढ़ गया है कि हम कहीं भी जाएंगे तो फ्लावर्स देंगे, किसी से मिलेंगे तो फ्लावर देंगे, किसी के बीमारी में जाएंगे तो भी फ्लावर्स लेके जाएंगे, किसी से किसी के लंच में, डिनर में, किसी भी जाते हैं तो वी यूज टू गिव फ्लावर्स एज ए गिफ्ट। तो कट फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं या उनकी फ्लावर बर्ड्स होती हैं जो कि स्टेम से काटी जाती हैं। वो
उन्हें हम कट फ्लावर्स कहते हैं। ये जनरली डेकोरेटिव यूज के लिए होती है और इसका टिपिकल जो यूज है या तो मतलब गुलदस्तों में लगाया जाता है, रिट्स बनती है या गार्लैंड बनते, मालाएं बनती हैं। जो कट फ्लावर्स जो होते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये फ्लॉक्स, रुबिडिया, सनफ्लावर, ये येलो, ये ब्रॉन्ज सनफ्लावर है, सेलोसिया है, जीनिया है। अब हम कट फ्लावर को किस तरह से उगाएंगे, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। क्योंकि ये कट फ्लावर है, इसका मतलब अपन को ज़्यादा फ्रेशनेस और ज़्यादा फ्लावर चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक तो हम इसकी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बो दिया, क्योंकि उसका जब फ्लावर आएगा वो खत्म हो जाएगा। तो अपन को पूरे सीजन के लिए चाहिए कट फ्लावर, तो हमें लगातार उसको बोना और ट्रांसप्लांटिंग करना होगा, जिससे कि हमें रेगुलर कट फ्लावर्स की सप्लाई मिले। फिर उसके बाद जो इसमें पिंचिंग मतलब उसके ऊपर के जो पौधों की जो डालियां होती हैं उसको आगे से अपन तोड़ देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा है ना फ्लावर्स उसमें आए और डंडियां लंबी हो, स्टेम्स उनके लंबे हो, जब भी उनकी ब्यूटी होती है बुकेट्स में और गिफ्ट करने में। तो 10 से 12 इंच से ज़्यादा इसको नहीं रखते हैं, जिससे सिंगल फ्लावर आए। और उसमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रेशनेस फ्लावर में आएगी वो जब ही आएगी जब वाटर स्ट्रेस नहीं होगा। अगर वाटर स्ट्रेस होगा तो फ्लावर्स छोटे आएंगे और मुरझाए, जल्दी उनकी कीपिंग क्वालिटी भी कम होगी। तो फिर इसके अलावा हमें कुछ लिक्विड ऑर्गेनिक फ्लावर फर्टिलाइजर्स बाजार में भी मिलते हैं, और अपन भी जैसे मैंने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट से, काऊ यूरिन से, इन सब से हम उनको लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फिर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो फूल सूख गए हैं उनको हमें प्लांट पे नहीं रखना है, क्योंकि वो बिना कारण एक तो उसकी सुंदरता खत्म होती है और वो भोजन भी लेते हैं और सीड सेट कर लेते हैं। सीड सेटिंग का टाइम बाद में आता है, अभी अपना फ्लावरिंग का टाइम है तो केवल अपन फ्लावर लेंगे। फिर और ध्यान रखने की बात है कि इनको हार्वेस्ट करेंगे हम सुबह या शाम में, जिससे हम दिन की गर्मी उनको सहन नहीं करनी पड़े। और इसके अलावा उसमें इरिगेशन जरूर रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी की कमी जमीन में नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होनी चाहिए। और इसको काटने के लिए हमें अच्छा तीखा चाकू और या कैंची काम में लेनी चाहिए, और उसको भी हमेशा अपन को स्टेरलाइज करनी चाहिए किसी भी डिसइंफेक्टेंट से, जिससे कि उसमें कोई फंगस वगैरह प्लांट में ग्रो नहीं हो। फिर उसको हम स्लैंट में काटेंगे 45 डिग्री के ऊपर, जिससे कि सरफेस एरिया उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि अपन इनको पानी में डालेंगे। पानी में डालेंगे तो जो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा वाटर अपडेट करेंगे। फिर इसके अलावा नीचे वाले कुछ पत्तियां, नीचे नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो हटा देंगे, क्योंकि अगर जब इनको पानी की इसमें किसी गिलास में या किसी उसमें रखेंगे पॉट में, तो वो पानी में पत्तियां डूब जाती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो नीचे की पत्तियां हटा देती हैं और उनको हम ठंडी जगह रखेंगे, जिससे कि वो फ्लावर्स की लॉन्गेविटी बनी रहे। अब कट फ्लावर्स किस तरह से रखे जाते हैं, उसके लिए 6 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि फ्लावर वेस जो कांच का होता है या प्लास्टिक का होता है, किसी का भी होता है, अच्छा तो ये रहता है कि कांच का ही हो है। फिर उसमें उसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे पानी से, और थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर लेंगे उससे। और ध्यान ये रखेंगे कि उसमें अपन कपड़ा या हाथ नहीं डालेंगे, जिसको अच्छी तरह से रिंस करके उन गिलासों को उल्टा रख देंगे। और उसमें अपन तौलिया या कोई कपड़ा या अपना कोई हाथ नहीं लगाएंगे, जिससे कि कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया अपने हाथ का नहीं जाए। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि है ना अपना जो पानी जो है वो टैप वाटर का ही काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वही अपन गार्डन में दे रहे हैं, वही अपन पीने के काम में ले रहे हैं। तो टैप वाटर इज मोस्ट सुटेड फॉर दैट फ्लावर वेस। फिर इसमें अब पानी कितना भरना चाहिए उस फ्लावर वेस में जिसमें अपन कट फ्लावर रख रहे हैं। अगर वो वुडी स्टेम है, जैसे रोजेस वगैरह होते हैं, टफ होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं स्टेम्स, तो उनको 2/3 तक उसमें उस फ्लावर वेस में रखा जाता है पानी उसमें।
और अगर सॉफ्ट स्टेम होते हैं तो लेस देन हाफ पानी रखा जाता है, नहीं तो वो सड़ जाते हैं। और उसमें वुड स्टेम्स जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं उसमें अपन ज़्यादा पानी भर सकते हैं। और जब पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए होता है तब हम कटिंग्स को इमिजिएटली उस पानी में रख देते हैं। फिर कुछ फ्लावर फूड्स भी होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स को फ्रेश लंबे टाइम तक फ्लावर्स उसको फ्रेश कैसे बनाए रखें, सड़े भी नहीं, वो खराब भी नहीं हो पानी, तो उसके लिए फ्लावर फूड्स रेडीमेड भी मिलते हैं और हम स्वयं भी बना सकते हैं। वो इसको बनाने के लिए 1 चम्मच हमारी जो घर में शुगर काम में आती है वो लेंगे, और ब्लीचिंग पाउडर वो लेंगे जो अपने घर में होता है। पर वो किसी भी केमिकल से या किसी से सेंटेड नहीं होना चाहिए। और 2 चम्मच हम नींबू का या इसका लेमन का या लाइम का जूस लेंगे। इनको 1 कप पानी में मिलाएंगे और 1 चम्मच पर लीटर वाटर के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बना के हम फ्लावर वेस में रखेंगे, जो कि वो जिसमें हमें प्लांट को या उसको कटिंग्स को रखना है। अगर हम ये सब काम नहीं करवाते हैं तो जो हमको हर 24 आवर्स में पानी बदल लेना चाहिए। अब कट फ्लावर्स के साथ मैंने कुछ अभी मेरे को भी कुछ बातें अच्छी मिली, कुछ अमेजिंग मिली, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। जिन चीज़ों को मैं नहीं जानता था वो भी इस वेबिनार के लिए मैंने जब तैयारी करी तो मेरे को भी कई चीज़ों का ज्ञान मिला। तो एक बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा ज्ञान मिला मेरे को कि हमें कौन सा फ्लावर किस ओकेजन के लिए देना है और कितने फ्लावर देने हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितने फ्लावर दें और कौन से ओकेजन पे कौन सा फ्लावर दें, कौन सा कलर दें। ये चीज़ आजकल बहुत मायने रखती है क्योंकि इसका ट्रेंड बन गया है। अब जैसे वाइट रोजेस हैं, वाइट रोजेस रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, इनोसेंस एंड यूथफुलनेस। और कोई भी नई शुरुआत करनी हो तो उसके लिए हम वाइट रोजेस दिया करते हैं। आइवरी रोजेस रिप्रेजेंट चार्म, thoughtfulness, and for letting someone know you care without romantic intention. फिर येलो रोजेस, इट रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप, जॉय एंड केयरिंग। पीच रोजेस represents the meaning of modesty, genuineness, sincerity, and gratitude. For example, this is be a great way to show sympathy to a loved one or a close friend. Orange roses, they represents for desire, fascination, enthusiasm, and energy. One can say, I am so proud of you, with their meaning of admiration and excitement. Pink roses, this stand for femininity, elegance, refinement, and sweetness. Red roses stands for passion, true love, romance, and desire. The red roses is a classic I love you rose, making it a popular choice for Valentine's Day. Lavender roses are those roses which are gifted when you have a secret crush. This may be the perfect rose to send them. Then green roses, बहुत कुछ रोजेस बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं, तो उनसे से ये लेवेंडर रोजेस और ग्रीन रोजेस है। तो ग्रीन रोजेस दिया जाता है जब when you want to surprise or please someone. फिर आता है ब्लू रोजेस, काफी कम देखने को मिलता है अपने यहाँ पे। तो गिव अ ब्लू रोज टू समवन एंड यू आर सेइंग लाइक दैट कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वंडरफुल एंड यूनिक। जब ऐसा कहना हो आपको तो आप ब्लू रोजेस दीजिए। ब्लैक रोजेस, ब्लैक रोजेस पुराने टाइम में इन ओल्डर पीरियड इट वाज गिवन एट द टाइम ऑफ सैडनेस, मॉर्न एज मॉर्न इन तो पर आजकल वो ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ब्लैक रोजेस दिए जाते हैं
to inspire confidence by signaling the birth of new era and can bring hope. अब अगर मल्टी कलर रोजेज हम दे रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि बहुत इट प्रोवाइड्स ए फन एंड यूनिक वे टू सेंड योर मैसेज. कोई चक्कर ही नहीं है इसमें मल्टी कलर में कि कौन सा क्या है. सारे उस लेने वाला समझेगा कि आपका देने का क्या उद्देश्य है. सेम इज द मिक्स कलर. इसमें अगर कॉम्बिनेशन जैसे बनता है, इट इज रेड एंड येलो का, तो इट कन्वेज हैप्पीनेस एंड चीयरफुलनेस. अगर रेड एंड व्हाइट रोजेस सिंबलाइज करेंगे तो ये पॉपुलर चॉइस होगी वेडिंग वगैरह में देने के लिए, या पार्टी में देने के लिए, वेडिंग एनिवर्सरीज पे देने के लिए होगा. फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ रोजेस, हाउ डू दे मीन फॉर अदर्स, एंड किसको जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए इसका क्या मतलब है. अगर हम एक गुलाब दे रहे हैं तो वो डिवोशन और लव एट फर्स्ट साइट. 2 दे रहे हैं तो म्यूचुअल लव का सिग्निफाई करता है. 3 मीन्स आई लव यू. 6 का मतलब आई वांट टू बी योर्स, इन्फेट्यूएशन. 9 का मतलब एटर्नल लव है. 10 का यू आर मतलब इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि यू आर परफेक्ट. 12 एक 1 डजन. बी माइन, ये हिडन मैसेज है जो आप इस तरह से दे सकते हैं, बस बशर्ते सामने वाले की समझ में आनी चाहिए कि 12 रोज का क्या मतलब होता है. 13 अ सीक्रेट एडमायरर और फॉर एवर फ्रेंडशिप. 15 आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ये माफी मांगने के लिए. 20 means I am sincere with you. Now the 24 means 2 dozen. It shows I am yours. I am thinking of you every hour of the day. 25 is for the congratulation on the success of your partner. 36 means 3 dozen, means remembering romantic moments या एनिवर्सरी गिफ्ट्स वगैरह, या एनिवर्सरी पे कि हमें अपने रोमांटिक मोमेंट्स को याद कर रहे हैं. 40 means genuine love. 50 unconditional love. 100 complete devotion. 108 ये सबसे जोरदार चीज है, विल यू मैरी मी. तो 108 रोजेस दीजिए आप. अगर 365 डेज का दे रहे हैं, 365 दे रहे हैं, इसका मतलब आप ये शो कर रहे हैं कि मैं आपको हर हर, हर मतलब साल के हर दिन आपको लव करूंगा और करता हूँ. और फिर 999 मतलब एटर्नली एंड इन्फिनिटली इसमें जिसकी कोई सीमा नहीं है, और इन्फिनिट बैंक अकाउंट भी है आपके पास, जब भी तो आप 1000 फूल खरीद रहे हैं. ये भी तो शो करेगा कि 1000 फूल आप खरीद रहे हैं किसी को देने के लिए. नाउ द पेरिनियल प्लांट्स. पेरिनियल प्लांट्स जो है वो डेकोरेशन के लिए काम में आ रहे हैं, जैसे कनेर, अशोका, रात रानी, पर्दा बेल, जो अक्सर अपन बड़े बड़े मकानों में बिल्डिंग्स के ऊपर है ना, जूनिपर्स, झुमका बेल, क्रिसमस ट्री, एस्पेरेगस, डिफिनबेचिया, एंथुरिया, क्रोटोन. ये बड़े वाले जो जहाँ आपके गार्डन बड़े होते हैं लगाए जाते हैं, वो है रोयल पाम, क्रेका पाम, ट्रेवलर्स पाम, अशोका, चाइनीज, स्विस चाइनीज, मॉसेस इन द क्रेडल, स्नैक प्लांट जिसको मदर इन लॉ टंग भी कहा जाता है, और डेफिनबेंचिया अमोइना. देन मनी प्लांट. मनी प्लांट में भी बहुत वैरायटीज होती है. अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद जो मेरी फाइंडिंग है, और बड़ी सक्सेसफुल फाइंडिंग है. आपके घर में सबके यहाँ एक्वागार्ड या आरओ लगे हुए हैं,
और उसके कैंडल्स जो होते हैं वो पीरियडिकली चेंज होते हैं। और अगर आप उनको फेंक देते हैं तो मैं आपको उनका यूज़ बता रहा हूँ। जैसे कैंडल्स हैं, एक इसमें दो तरह के कैंडल निकलते हैं। एक में तो धागा होता है, धागा हम किसी भी बांधने में काम ले सकते हैं, किचन गार्डन में फूलों को बांधने के लिए, बेलों को बांधने के लिए। और दूसरा एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल दो तरीके से होते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल किसी में पाउडर जैसा होता है या फिर हार्ड कोक होता है, जैसे कि ये आपको 2 नंबर के ऊपर फोटो में दिख रहा है। हम्म, वो कोयले जैसा निकलता है, उसको आप पाउडर कर सकते हैं। या फिर ये जो है क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म है। तो जैसा कि मैंने आपको पास में दिखा रहा हूँ कि ये एक बिस्लरी वाली बोतल है, इसमें हम नीचे इस साइज में करीब 2 चम्मच डाल देते हैं। और ये जो आपको बोतल दिख रही है, इसमें 1.5 साल से मैंने पानी चेंज नहीं करा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई फंगल ग्रोथ नहीं हुई। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कि पानी कितना ट्रांसपेरेंट है, जैसे वास्तव में मैंने मिनरल वाटर ही भर रखा हो। तो और कितनी अच्छी ग्रोथ है, और आप इसको में इतना अच्छा रूट्स का भी ग्रोथ देख सकते हैं। तो अपन ये मतलब ये मैंने ही ढूंढी है, और मैं ये सबको बताता हूँ कि, और रखता हूँ, सबको कहता हूँ कि आप एक बहुत काम की चीज फेंक रहे हैं। इसमें अपन मनी प्लांट ही नहीं, बम्बूज वगैरह जो आपके होते हैं, जो छोटे छोटे से बम्बू पानी में लगाए जाते हैं, लकी बम्बू वगैरह, उनको भी आप इस तरह से ग्रो करके और बड़ा अच्छे से कर सकते हैं। तो आगे से आशा करता हूँ आगे से आप इस चीज को वेस्ट एज ए वेस्ट नहीं होने देंगे, इसको काम में लेंगे। फिर ये और हैं ड्रेसिना, स्विस चीज प्लांट, एक्लिफा, रबड़ प्लांट, बोगनविलिया, वेरिकेटेड है ये। और विद्या कहा जाता है, वैसे थ्यूजा कॉम्पैक्टा उसका नाम होता है। थैंक यू। अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे किचन गार्डन में। जैसा कि मैं आपको कह रहा था पिछली बार के आपको उसमें हमने आपको बताया था कि हम किचन गार्डन में सब्जियां कैसे लगाएंगे और किस तरह से उसको हम अ, अब हम बताएंगे आपको कि हम उसको बीमारी से और कीड़ों से ऑर्गेनिकली कैसे मैनेज करें। अब ये होता क्या है कि ऑर्गेनिक में क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनिक के साथ। ऑर्गेनिक के साथ ये प्रॉब्लम है कि है ना, हमें डिपेंड होना पड़ता है किस पे कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या तो अपन बाजार से खरीदें या अपने घर पे बनाएं। अब जो घर पे बनाने जाने वाले हैं उसमें काऊ यूरिन है या नीम का तेल है, जिसका हम प्रिपरेशन ला के बना सकते हैं, नीम लीफ का है या नीम की निबोली का है। तो इन सब को बनाने में बहुत मतलब अपन को और मतलब मेहनत करनी पड़ती है इनको बनाने में, अपने को रखने में, इन सब के करने में, स्प्रे करने में। हैं, बाजार में रेडीमेड मिलते हैं, अपन उनको भी यूज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि केमिकल्स का, जो अगर जो पेस्टिसाइड केमिकल के होते हैं तो वो उनमें रेजिडुअल इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा समय तक कीड़ों को दूर रखते हैं, या पौधे के अंदर भी जो कीड़े घुस गए होते हैं वो उनको मार देते हैं। पर हमारा जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है वो कांटेक्ट टाइप है, जो सरफेस के ऊपर ही रहता है, जिसका असर, और वो किल तो मारता तो कम है, पर वो रिपेल करता है यानी भगाता है, क्योंकि उसमें बदबू होती है। अपन मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपन इतनी बदबू उसमें पैदा करने की कीड़ा हमारे पौधे पे नहीं बैठे, तो एक कवर देते हैं अपन। पर वो कब संभव होगा, जब हम उसका रिपीटेड स्प्रे करेंगे, मतलब कीड़े के बैठने से या कीड़े के पौधे में घुसने से पहले हमें इसका स्प्रे करते रहना होगा। नहीं तो एक बार अगर ये कीड़ा घुस गया तो फिर उस आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज बेकार हो जाएगा। उस फिर अपन को पौधे को काटना पड़ेगा या उखाड़ना पड़ेगा या उन डंडियों को काटना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन वो ये है कि हमें रिकरेंट स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कुछ माइक्रोबियल प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर कहते हैं, कुछ बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, बीटी डस्ट वगैरह, ये कुछ फेरोमेंस होते हैं, ये सब बड़े अच्छे हैं और बड़े इफेक्टिव हैं।
पर होता क्या है कि ये डीलर्स एंड के ऊपर या डीलर्स की शॉप के ऊपर प्रॉपर्ली स्टोर नहीं होते, या फिर इनका जो एक्सपायरी डेट भी निकल जाती है कई बार, क्योंकि लोग कम कम लेते हैं। तो ये जो माइक्रोबियल प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव होती है, बीटी डस्ट वगैरह बहुत अच्छी है, फेरोमेन्स इतने अच्छे हैं कि है ना, अगर है ना फेरोमेन्स यूज करेंगे तो जो मेल है वो अट्रैक्ट होता है, वो मेल खत्म हो जाता है, इस तरह से आगे जनरेशन उनकी नहीं बढ़ती है। ये फेरोमोन ट्रैप्स में होता है। पर ये सब जब वो काम करेंगे, जब ये परफेक्ट होंगे, प्रॉपरली उनके यहाँ स्टोर्ड होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी वायबिलिटी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सब माइक्रोबियल प्रिपरेशंस है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में। अब फिर काउ यूरिन को हम कहाँ से लाएंगे, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। गोबर की खाद कहाँ से लाएंगे, गोबर की खाद में कई बार दूसरे वीड्स के सीड या ये कीड़े या दीमक इस तरह के भी आ जाते हैं, जो एक बार अगर आ जाते हैं तो हम उससे निजात पाना मुश्किल हो जाता है। एक निमेटोड्स भी एक और चीज होती है जिससे, जो अक्सर गोबर की खाद के साथ में आ जाते हैं। इसी के लिए मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि अपन वर्मी कंपोस्ट काम में ले, वर्मी कंपोस्ट काम में लेंगे तो है ना, अपन इन सब चीजों से बच जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट में किसी भी तरह के वीड्स के सीड नहीं होंगे, किसी भी तरह के बीमारी के या ये कीड़े नहीं होंगे, सॉइल बॉर्न जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो अपन को वर्मी कंपोस्ट यूज करना है। और फिर इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया कि अपन को रेकरेंट स्प्रे करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और एक सबसे आखिर में जो एक चीज जो होती है कि इल्ड हमें कॉम्प्रोमाइज करनी होती है। अभी तो अपन घर पे लगा रहे हैं, किचन गार्डनिंग में यूज करते हैं, पर फार्मर्स लेवल पे क्या होता है कि इल्ड तो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जैसे 7 साल तक जब तक ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे, 6 से 7 साल में जाके वो एक लेवल पे आती है जिसमें इल्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, इल्ड बराबर आती है। पर फिर भी हमें करीब आधी यील्ड हो जाती है केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स के कंपैरिजन में। पर फार्मर को या उसको ग्रोअर को इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो उसमें आप ईमानदारी से वो ऑर्गेनिकली ग्रो करे। क्योंकि अगर वो दुगना कोई चीज अगर 50 रुपए किलो मिल रही है, अगर वो आपसे 100 रुपए या 150 रुपए होता है, तो बहुत कम कैटेगरी अपने लोगों में है जो इस चीज को, अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और कॉस्ट को ज्यादा महत्व देंगे, इसको हेल्थ को ज्यादा महत्व देंगे, कॉस्ट को नहीं देंगे। तो इस ये एक कारण हो जाता है कि है ना, हम ऑर्गेनिक में कई बार हम लोग हो जाते पिछड़ जाते हैं। तो मैं अब आपको आगे चलूंगा और बताऊंगा कॉमन डिजीज मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया, पहले हम डिजीज की बात कर रहे हैं, तो डिजीज में जो जो बीमारी फैलाता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो वो 3-4 तरीके से फैलती है। जैसे मिट्टी के साथ ये आई है, जैसे अगर मिट्टी में जैसे कुछ निमेटोड्स हुए या कुछ फंगल डिजीज हुई, पानी ज़्यादा भरा रह गया, तो वो सॉइल बॉर्न कहलाती है। फिर आता है बीज के साथ आना। अगर वो बीज अपना ऑथेंटिक कंपनी के नहीं है, या इस तरह से पुराने बीज है जो ऑलरेडी मतलब जो पहले से इन्फेक्टेड प्लांट थे उनके सीड है, जैसे वायरस वगैरह के सीड है, प्लांट के सीड है, तो वो आपको वापस इस साल भी आ जाएंगे। फिर इंसेक्ट और निमेटोड वेक्टर्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जैसे एफिड्स हुए, जैसिड्स हुए कुछ, वो है ना वायरस को फैलाते हैं। वो वायरस वाले प्लांट पे बैठेंगे और दूसरे प्लांट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। और वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांट में का रिकवर नहीं कर पाते हैं, यील्ड पुअर आती है, कम आती है। तो वायरस से बचने के लिए भी हमें जरूरी है कि कीड़े नहीं हमारे पास आए। फिर विंड बोर्न, हवा के साथ भी कुछ बीमारियों के पैथोजेंस के स्पोर्स फैलते हैं। और डिजीज कंट्रोल करने का मेथड जो हमारे पास है वो बहुत कम है, लिमिटेड है, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक पे हैं। तो सबसे पहले तो वैरायटी, अगर कोई हमको ऐसी वैरायटी मिलती है जो किसी चीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, जैसे बोरर के लिए रेजिस्टेंट है या फंगल के लिए
ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है या वायरस के लिए रेजिस्टेंट है, तो ऐसी वैरायटी अगर हमें मिलती है तो हमें उस वैरायटी को सिलेक्ट करना चाहिए। हमें जो प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कि हल्दी हुई, अरबी हुई, अदरक हुआ, ये जो प्लांटिंग मटेरियल हैं, या सीड सैपलिंग्स हुए, ये अब जिस टाइम हम ले रहे हैं उस टाइम वो कम से कम किसी भी तरह की डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसके पत्ते बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए और अच्छा हेल्दी प्लांट होना चाहिए। फिर होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब हमें सोलेनेसियस क्रॉप हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सोलेनेसियस मतलब हो गया कि ये टमाटर, बैगन और मिर्ची, इनको जिस प्लॉट में या जिस क्यारी में लगा रहे हैं उसको अगले साल उसमें वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें जो बीमारी रह गई है, जमीन में रह गई है, उनके जो पत्ते जो बीमारी वाले थे वो गिरे हैं जमीन में नीचे बेड में, वो उस पैथोजन की बिल्डअप कर देंगे। तो अपन को अलग अलग फैमिलीज की वेजिटेबल्स को अलग अलग कैरियों में लगाना है और उसको रिपीट नहीं होने देना है। जिसमें हमने कुकर बिट्स लगा दी है उसमें अपने टमाटर लगा देंगे या गोभी लगा देंगे। इस तरह से अपन को रिपीटेशन करना पड़ेगा, ये रोटेशन कहलाता है। और कल्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ मैंने पूछा था कि हम अभी विंटर्स की तैयारी कर लें, हमें विंटर्स में क्या बोना है। तो ऑर्गेनिक जब हम ग्रो कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको अर्ली और डिलेड सीजन दोनों को अवॉइड करना है। अपन ये ना सोचें कि बाजार में तो मिल रही है, गोभी मिल रही है अभी बाजार में, जबकि सीजन नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आ रही है, किस सीजन से आ रही है, किस रीजन से आ रही है ना, और कितने दूर से आ रही है। तो अपन को अगर ऑर्गेनिकली ग्रो करना है और सक्सेसफुल ग्रो करना है तो अपन नॉर्मल सीजन चूज करेंगे, क्योंकि अर्ली में आपने लगा दी, माना अर्ली लगा दी कि जल्दी आ जाएगी, महंगी भी बाजार में उस टाइम महंगी भी होती है, तो आप सोचते हैं कि जब चीज 100 रुपए किलो मिल रही है उस टाइम क्यों नहीं खरीदूं मैं, 20 रुपए किलो मिल रही है जब क्यों, मतलब 100 रुपए किलो मिल रही है जब मेरे घर में क्यों नहीं हो रही। पर उस समय में बीमारी ज़्यादा आती है। इसी तरह से डिलेड में, क्योंकि और दूसरे प्लांट वो जो इंसेक्ट पेस्ट है या डिजीज है वो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, वो आपके घर पे लगी हुई है भिंडी, आसपास कहीं दूर तक नहीं है, तो आपको वो भिंडी में लगने वाले कीड़े आपके घर आएंगे मेहमान बन के और आपके भिंडी को नष्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और आपने बोने के बाद भी आप उनको यूज नहीं करेंगी। तो सीजन की जल्दी ना करें, नॉर्मली सीजन में ग्रो करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, आप में पेशेंस हो कि हमारा जो फूड होगा वो अच्छा होगा, ऑर्गेनिक होगा और हेल्दी होगा। हम कम से कम पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी कम यूज़ हो तो अच्छा है। तो एक जो फंजीसाइड है वो जो ऑर्गेनिकली आइडेंटिफाइड है वो है बोर्डेक्स मिक्सचर, और दिस ये सबसे दुनिया का पहला फंजीसाइड जिसको रिकॉग्निशन मिला था वो है बोर्डेक्स मिक्सचर। सबसे पहले यही बना था और ये आज भी ऑर्गेनिक के लिए वही है। इसको बनाने के लिए हम 2 बाल्टी लेंगे। एक बाल्टी में हम कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, अच्छा बाल्टी प्लास्टिक की होनी चाहिए क्योंकि मेटल की बाल्टी को ये रिएक्ट करेगी। तो 1 किलोग्राम नीला थोथा जो कि बाजार में मिल जाता है, कॉपर सल्फेट भी केमिकल स्टोर्स पे भी मिलेगा और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, उसको हम 50 लीटर पानी में घोल देंगे। इसी ये जो मैं आपको 50 लीटर्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना रेशियो इसी हिसाब से मेंटेन करें। अगर आप 10 लीटर बना रहे हैं तो उसी हिसाब से मेंटेन करें। और दूसरी प्लास्टिक की जो बाल्टी लिए है उसमें हम क्विक लाइम मतलब भुजा हुआ चूना लेंगे, वो उसमें भी 50 लीटर पानी ही होगा। और फिर उसके बाद हम कॉपर सल्फेट को चूने के पानी में घोल देंगे। तो इस चीज का ध्यान है कि अपन को जो सॉल्यूशन जो पहली बकेट है उसको डालना है, चूने को उसमें नहीं डालना है। तो कॉपर सल्फेट को अपन को चूने के घोल में मिलाना है। अब इसमें एक और ध्यान चीज रखने की होती है कि अब एसिडिटी भी चेक करी जाती है।
अब एसिडिटी, वैसे आजकल लिटमस पेपर होता है जिनके घर में बच्चे हैं या जानते हैं कि पीएच कैसे चेंज करी जाती है, कैसे ठीक देखी जाती है, तो उसको देखने के लिए अपना जो ये जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स न्यूट्रल होना चाहिए। तो उसके देखने के लिए अपन घर के स्तर के ऊपर, जैसे जो लोहे का चक्कू है या कोई ऐसी चीज है खुरपी हुई, दराती हुई, उसको हम उसमें कुछ देर के लिए उस घोल में डाल देंगे। अगर वो लाल हो जाती है, इसका मतलब वो एसिडिक है, मतलब ज्यादा उसमें है एसिडिटी। और उसको न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें और चूने का पानी मिलाएंगे। तो ये एक तरीका होगा बोर्डेक्स मिक्सचर का। अब चाहे इसको, एक और बात है, इसको हम 7 दिन से ज्यादा स्टोर भी नहीं करना चाहिए इसको। और ये जो बोर्डेक्स में है, ये हर पत्ती धब्बा रोग के लिए ये सबसे ज्यादा काम में आएगा। तो बोर्डेक्स मिक्सचर, फिर अगर इसके अलावा हम यूज करते हैं जो बाजार में मिलता है, डाइथेन Z78, डाइथेन M45, ये भी हम यूज करते हैं। अच्छा, ये फंजीसाइड में ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर हम केमिकल भी यूज करते हैं, क्योंकि जो फंजीसाइड होता है ना वो सरफेस पे रहता है, पत्तों पे। इसका जरूरी हो जाता है करना, नहीं तो आपके अगर पत्ते नष्ट हो जाएंगे बीमारी से तो उनका फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, उनका जो फूड बनाते हैं वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो आपका जो फ्रूट होगा वो छोटा बनेगा और खराब बनेगा, पूरी ग्रोथ नहीं आएगी। तो आपके पास जो फंजीसाइड्स होंगे हैं, वो अगर ऑर्गेनिकली अगर अपन को जाएंगे तो बॉडेक्स पे है। अदरवाइज हम डाइथेन Z78, डाइथेन M45 और बेवेस्टिन, जो कि बेवेस्टिन जो सी ट्रीटमेंट में काम आता है, ये अपने पास ये फंजीसाइड्स है। अब हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, मतलब कीड़े की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हमारे पास चॉइस बहुत कम है, पर हमारे को अच्छा तो ये होगा कि अपन अपने यहाँ पे खुद ही बनाएं। जैसे ये ऊपर वाला बताया, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, मैं क्या करता हूँ, जब सुबह के टाइम घूमने जाते हैं तो नीम की पत्तियां बहुत सारी तोड़ दी और एक ड्रम ले लिया 20 लीटर का या 50 लीटर का, और उसमें भिगो दिया, उन पत्तियों को डाल दिया। अब इसका रेशियो ये होगा कि 1 किलो फ्रेश लीफ 5 लीटर पानी में डाल दी, 3-4 दिन के लिए उसको ढक के रख दिया, और फिर उन पत्तियों को निकाल दिया और उसका स्प्रे कर दिया। 6-7 दिन के, 5 से 7 दिन के इंटरवल पे करना चाहिए। अगर इसको हमें और एनरिच करना है, इसकी और ताकत बढ़ानी है, तो 50 ग्राम गार्लिक को अगर अपन डालते हैं, मतलब लहसुन को चॉपिंग करके उसी टाइम जब पत्तियों के साथ डाल देंगे, या काऊ यूरिन मिला सकते हैं अपन, या काऊ यूरिन में भी इसको भिगो सकते हैं। फिर अपन को कंसंट्रेशन का ध्यान रखकर, जब खाली नीम का पानी ले रहे हैं तब तो अपन एज सच स्प्रे कर सकते हैं, पर अगर अपन जब ये लहसुन डाल रहे हैं या काऊ यूरिन डाल रहे हैं तो अपन को वो 1:2 मतलब 1:20 में यूज करना पड़ेगा। मतलब 1 लीटर में 20 ml, ये हाँ नहीं, 100 में 20 ml, तो 1 लीटर में 200 ml से ज्यादा इस सॉल्यूशन को आप यूज नहीं करेंगे। फिर नीम सीड कर्नल के निबोली जो आती है, उस निबोली को भी हम इस पेस्टिसाइड बनाने में काम में ले सकते हैं। और उसके बनाने के लिए 50 ग्राम के आसपास निबोली को हम तोड़ देंगे और पानी में भिगो के रख देंगे, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम, और इसी तरह से हम उसको 3 दिन के लिए भिगो देंगे। अब इसमें क्या होता है, निबोली में थोड़ा ऑयल निकलता है। अब ऑयल निकलता है तो हमें थोड़ा सा कोई शैम्पू या सोप मिलाना पड़ता है, जिससे कि वो इमल्सन अच्छा बने और सोल्यूबल फॉर्म में आए। तो इसमें हमको थोड़ा सा अपन शैम्पू या सोप बनाएंगे। फिर अब डायरेक्ट नीम ऑयल भी मिलता है बाजार में, या फिर नीम ऑयल का सोल्यूबल फॉर्म मार्केट में भी मिलता है, जिसमें आपको लिक्विड सोप मिलाना नहीं पड़ता। तो अगर आप कंसनट्रेटेड नीम ऑयल ले रहे हैं तो उसके लिए 5 ml नीम ऑयल और 2 ml के जो शैम्पू के भी जो पाउच आते हैं अच्छे वाले शैम्पू के, वो भी उसमें डाल के 1 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह से मिला के उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास काऊ यूरिन। काऊ यूरिन, जैसे हम आपको पहले बताया था, 200 ml पर लीटर वाटर में उसको यूज कर सकते हैं। काऊ यूरिन में ये विशेषता होती है कि
ये पेस्टिसाइडल इफेक्ट भी होता है, इसका फंजीसाइडल इफेक्ट भी है, और ग्रोथ एनहांसर भी है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी होती है। तो काउ यूरिन के तो बहुत फायदे हैं, बशर्ते अपन इसको यूज कर पाएं और अरेंज कर पाएं, क्योंकि इसके तीनों फायदे, तीनों तीनों गुण है इसमें। इसमें न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है, इसमें पेस्टिसाइड भी इफेक्ट आ रहा है, और फंजीसाइड का भी इफेक्ट आ रहा है। नीम की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। नीम कितने ही तरह के जो इंसेक्ट होते हैं उसको नीम के प्रिपरेशन से अपन खत्म कर सकते हैं, जैसे एफिड्स वार, लीफ माइनर्स वे, लूपर्स, मिलीबग्स, थ्रिप्स, कैटरपिलर वगैरह बहुत सारे होते हैं जो कि अपन नीम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाजार में जो प्रिपरेशंस आपको मिल रही हैं वो हैं आपको एजाडिरेक्टिन। एक्चुअली इसका जो नीम का जो कंसंट्रेट फॉर्म है या जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन, वो एजाडिरेक्टिन होता है। तो उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से अलग अलग मिलते हैं, जैसे 300 पीपीएम, 1500, 3000 पीपीएम, 10,000 पीपीएम, 50,000 पीपीएम। ये 50,000 पीपीएम वगैरह सॉइल एप्लीकेशन में भी काम आती है, जैसे चींटियाँ हो रही हो, दीमक हो रही हो, कोई भी कीड़ा हो, उसको अपन काम में ले सकते हैं। अब एक जनरल प्रॉब्लम पिछली बार के भी इसमें आई थी कि आंट्स, चींटियाँ हमारे यहाँ हैं, तो एक कुछ लोग तो ये कहते हैं हम चींटियाँ हमारी जड़ों को खा जाती हैं पौधे की। ऐसा नहीं होता है। वो आपके गमले को, आपके कंटेनर को या आपकी मिट्टी को पोला जरूर कर देंगी। फिर भी आपको अगर वो अच्छी नहीं लग रही हैं तो उसको बचने का उससे म, छुटकारा पाने का एक तरीका ये होता है कि उसमें हम हल्दी का पाउडर डाल दें सरफेस के ऊपर, राख डाल दें, या नीम लीफ एक्सट्रैक्ट की वो उसी का पानी पिलाएं पौधे को। तो हम इन चींटियों से निजात पा सकते हैं। फिर एक कीड़ा होता है एफिड। एफिड जो होता है वो छोटे छोटे हरे या वो हरे हरे होते हैं और विंगलेस होते हैं, इनमें विंग नहीं आते, जो पत्तों के निचली सतह पे चिपके हुए रहते हैं। अब अपन को अगर स्प्रे करना है नीम ऑयल का या गार्लिक ऑयल का किसी का भी, तो अपन को नीम के अपने पौधों के पत्तों के नीचे स्प्रे करना पड़ेगा, जब जाके आपको उन कीड़ों को आप भगा पाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि अपन भगा ही सकते हैं, उनको रेपल कर सकते हैं, मरते नहीं है इससे। तो अपन एक गार्लिक ऑयल स्प्रे भी होता है। और इसमें क्या करना है कि गार्लिक की जो कलियां हैं उसको हम आधा कप वेजिटेबल ऑयल में भिगो के रख देंगे एक वीक के लिए। और फिर अगर आपको जल्दी है तो आप केरोसिन में एक दिन एक रात भी रख लेंगे ना, तो भी इसका वो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके निकल जाएंगे, है ना। तो आपको या तो आप अगर खाने वाले किसी भी उसमें तेल में रख रहे हैं तो आपको एक वीक तक रखना पड़ेगा, और केरोसिन में रख रहे हैं तो आपको एक रात रखना भी काफ़ी होगा। और उसमें से थोड़ा ऑयल मिलाएंगे, क्योंकि ऑयल मिलाया है इसलिए अपन को थोड़ा सा लिक्विड सोप भी डालना होगा। तो इसका 1:10 के रेशियो में इसका पानी का स्प्रे करेंगे अपन मिला के। सोलेनेसियस क्रॉप, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं फैमिली क्यों बता रहा हूँ। मैं फैमिली इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें जितने भी तरह के उसमें मेंबर्स हैं उसके, उनमें एक से कीड़े लगेंगे और एक से बीमारी लगेगी। सोलेनेसियस क्रॉप्स में है चिली, टोमेटो, स्वीट पेपर, ब्रिंजल, ये सब जो है जो जिसके आपको तस्वीरें दिख रही हैं, चिलीज वगैरह, ये सब सोलेनेसी फैमिली के हैं। अब इनमें जो डिजीज आती है वो देखिए, एक तो ये पत्ती धब्बा रोग जिसे कहते हैं, अल्टरनेरिया सोलेनाई से आती है। ये अर्ली ब्लाइट कहलाती है। इसमें गोल गोल रिंग्स बन जाती हैं पत्तों के ऊपर, और फिर वो डेड हो जाती हैं और पत्ते खत्म हो जाते हैं। इसके लिए कंट्रोल करने के लिए फ्रूट्स के ऊपर भी देखिए इस तरह से राउंड सर्कल बन गए और वो खराब हो गए फ्रूट्स। इसके लिए डाइथन M45 का हम स्प्रे करेंगे 5% गोल का, या बरोडेक्स 1% फूलों की शुरुआत से पहले।
फिर है बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज। इसमें इस तरह से संकन लीव्स हो जाते हैं, मतलब इसमें तो थोड़े छोटे छोटे से डिप्रेशंस टाइप हो जाते हैं, फिर वो ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं और वो खत्म हो जाती है लीफ में खड्डे होके। उसके लिए हमें बैक्टीरिसाइड चाहिए। बैक्टीरिसाइड है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह। इसको डाइथेनम 45 का साथ मिलाकर इसका हम स्प्रे करेंगे बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज होने पर। फिर लीफ कर्ल, पिछली बार भी किसी ने पूछा था कि लीफ कर्ल डिजीज में हम क्या करें। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि है ना, कुछ बीमारियां कीड़ों से फैलती हैं। जैसे ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाइट फ्लाई, जब पौधे को हिलाते हैं ना तो हल्के छोटे छोटे से सफेद आपको मक्खियाँ सी, या मक्खी नहीं कहना चाहिए, फुनगे से आपको आपको उड़ेंगे। अगर वो हाथ पौधे को हिलाने से वो उड़ते हैं, इसका मतलब उसमें वो वाइट फ्लाई है। देखने में तो आपको बहुत छोटी होती है वो, पर अभी आपको मैं पहचानने के लिए इतना बड़ा तस्वीर बताइए। तो वाइट फ्लाई जो है वो कैरी करती है टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस को, और ये ट्रांसमिट करती है। तो जिस पौधे से उड़ के आई है उसमें, और वो दूसरे पौधे फ्रेश पौधे पे जाएगी तो ये वायरस हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मतलब जरूरी नहीं है कि कीड़े ही पहुंचाए, अपन खुद भी इसके कैरियर बन जाते हैं। जैसे अब कोई वायरस वाला पौधा है, अपन ने सोचा है इसको उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, तो उससे है ना ट्रांसमिट हो जाते हैं अपने हाथ में। उसका जो पौधों का रस होता है उसको दूसरे हेल्दी पौधे पे अपन ने हाथ लगा लिया, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ, किसी ने कुछ करा है, आ रहा है। तो अपने हाथ, तो अगर हमने वायरस इन्फेक्टेड प्लांट की अपने हाथ लगाए हैं तो भी है ना ये प्रॉब्लम आएगी कि वो हेल्दी प्लांट्स को अगर अपन टच करेंगे तो उसको अपन भी एक कैरियर बन जाएंगे उस बीमारी को कैरी करने का, और वो भी होंगे। तो अपन को अगर वायरस वाले पौधे हटाने हैं तो हटा के बाहर फेंकने हैं बिल्कुल, और अपने वापस हाथ साबुन से धोने हैं, क्योंकि अपन को कैरियर नहीं बनना चाहिए। इसके लिए प्रिवेंट के लिए इंसेक्ट को रोकना है। जैसे कि अपने पास ऑर्गेनिक है कि नीम कर्नल का, नीम लीफ का, यूरिन का, ये हर 10 दिन के इंटरवल के ऊपर ट्रांसप्लांटिंग के टाइम, ट्रांसप्लांट करने के बाद, मैंने आपको कल पहले भी पिछली बार बताया था कि आपको नर्सरी में भी ध्यान रखना होगा। नर्सरी में ध्यान रखने के लिए भी आपको इसका नीम लीफ का आपको स्प्रे करना पड़ेगा, या उनको मच्छरदानी से ढकना होगा। जब अर्ली स्टेज के ऊपर अगर ये वायरस नहीं आएगा तो ये लेटर स्टेज के ऊपर आएगा, तो भी है ना अपन काफ़ी टाइम तक इससे बचे रहेंगे। और प्लांट में भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। या कई बार वायरस फ्लावरिंग स्टेज के बाद आता है या फ्रूटिंग स्टेज पे आता है, तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना अर्ली स्टेज पे अगर आ जाएगा तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो अपन को ये ध्यान रख, शुरू में अपन को विशेष ध्यान रखना है कि है ना अपन को ये वायरस नहीं आए। वायरस का कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव है। एक ब्रिंजल में एक ये अक्सर बीमारी आपने देखी होगी कि ऊपर के जो टर्मिनल लीव्स होती है, स्टेम होती है, वो ऐसे ड्रूप कर जाती हैं, और अगर इनको तोड़ेंगे तो अंदर से इस तरह के लार्वे निकलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसी तरह से फ्रूट्स में भी घुस जाते हैं ये जो आपको 2 नंबर पे जो मोथ दिख रही है, तितली और इसमें बटरफ्लाई में और मोथ में डिफरेंस होता है। मोथ है ना रात को निकलती है और बटरफ्लाई दिन में निकलती है। और ज़्यादातर मोथ्स जो होती है, मोथ जो वो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली ज़्यादातर मोथ होती है, बटरफ्लाईज में तो बहुत कम होती है। तो ये जो मोथ दिख रही है आपको, ये स्टेम के अंदर अंडे दे देती है, और फिर इन अंडों से जो लार्वा है वो अंदर अंदर टनल बनाता रहता है और चलता जाता है, फ्रूट्स में भी पहुंच जाता है। तो इससे, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ये एक बार स्टेम के अंदर या फ्रूट के में पहुंच गया तो आपके पास उसका इलाज नहीं है। आप ऑर्गेनिकली केमिकल आपको यूज करना नहीं है, क्योंकि केमिकल तो क्या होता है, प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो उस कीड़े को भी मार देता है।
तो अपन को जब ऑर्गेनिक यूज करना है तो अपन को इन सब से बचाव करना पड़ेगा कि कीड़ा अंदर नहीं घुसे। उससे पहले हम उस पे अपना ये नीम वगैरह का स्प्रे करें, है ना। तो ये ध्यान हमें रखना होगा। इसका कंट्रोल, जैसे मैंने जो ऐसे मुरझाए हुए हैं जो डंडियां हैं उनको हम तोड़ देंगे, निकाल देंगे बाहर, नीचे से काट देंगे जहाँ से मुरझाई हुई है। फिर उसके बाद हम अपने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते रहेंगे हर 10 दिन के इंटरवल पे, जब तक कि फ्लावरिंग खत्म नहीं हो जाए या फ्रूटिंग हमें मिल रही है। हैंड पिक, और जैसे मैंने आपको कहा कि इनको अपने हाथ से निकाल लें, और जब निकाले तो साथ में एक बाल्टी ऐसी या डब्बा रखे जिसमें साबुन का पानी हो, और इसमें उनको लार्वास को, कैटरपिलर्स को निकाल निकाल के उसमें डालते जाएं। फिर कुकर बिट्स की बहुत बड़ी रेंज है। कुकर बिट्स मोस्टली समर्स में और रेनी सीजन में ज़्यादातर होते हैं, विंटर में भी होते हैं। पर ये जैसे कुकुम्बर हुआ और ये वाटरमेलन्स हुए, ये सब है ना, अभी रेनी सीजन में तो कुकुम्बर्स थे ज़्यादातर, रिज गार्ड थे, स्मर गार्ड, लौकी, तोरई, करेला, ऐश गार्ड, स्क्वैश गार्ड, मेलन, वाटरमेलन, ये सब इस सीजन के पौधे हैं, बीज सब्जियां हैं। तो इनमें जो बीमारी जो लगती है, एक एक तो मैंने आपको बताई थी, एक जो प्रॉब्लम आती है वो फ्लावरिंग की, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का कॉम्बिनेशन की, अगर वो सीजन हमारा को फेवरेबल नहीं है, तो जैसे गर्मी बहुत पड़ रही थी तो केवल मेल मेल फ्लावर ही आए जाए थे, तो हमें को प्रॉब्लम थी कि फीमेल फ्लावर क्यों नहीं आ रहे, मेल बिना बात बढ़ ही जा रही है। तो जब वेदर ऑप्टिमम होगा, थोड़ी बरसात हो जाएगी, थोड़ी ह्यूमिडिटी आएगी, तो फीमेल फ्लावर्स भी आएंगे। और उस टाइम आपका जो प्लांट है, जो आपकी बेल है, वो बिल्कुल बड़ी हो चुकी है, अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। तो उससे आप है ना दुखी मत होइए, जरा मौसम अच्छे होने की प्रतीक्षा करिए। उसमें जब फीमेल फ्लावर आएंगी, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि शुरू के 8-10 बर्ड्स जो नोट्स जो होती हैं उसमें मेल फ्लावर्स ही आते हैं, उसकी ब्रांचेज में मेल फ्लावर्स आते हैं, और उसके बाद जो ऊपर वाली जो होती है 8 या 10 बर्ड्स के ऊपर जो आती है ग्रोथ, उसमें फीमेल फ्लावर्स आते हैं। पर ये भी जब ही होता है जब वेदर सुटेबल हो। फिर उसके बाद हमारे पास अच्छा सा बीज और ये भंवरे और मधुमक्खी वगैरह, ये इनका अच्छी तरह से पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो मैंने आपको बताया था कि है ना, आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा, वो भी सुबह सुबह, जब ये आपके पौधे, मतलब आपको ये पौधे आपको लौकी, तोरई, करेला वगैरह देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद जो बीमारी की बात करें तो इसमें ये देखिए बैक्टीरियल विल्ट है, ये भी इंसेक्ट से होती है, स्ट्रिप बीटल जो कहलाती है उससे ये होती है। इसको कंट्रोल हमारे पास एक ही है कि हम इंसेक्ट को नहीं आने दें। एंथ्रेक्नोज का मतलब पत्ती धब्बा रोग, पत्तियों के ऊपर जो धब्बे रोग बन जाते हैं वो ये कहलाते हैं बैक्टीरिया एंथ्रेक्नोज। ड्राइड स्पॉट हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक एरिया उनका कम हो जाएगा, तो उसके लिए हमने डाइथेन M45 3% फंगिसाइड का रेगुलर प्री फ्लावरिंग स्टेज से हम स्प्रे करना शुरू करेंगे। पाउडर मिल्ड्यू मतलब छाछिया रोग जिसको हिंदी में कहते हैं, इसमें क्या होता है कि पत्ते पे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर आ जाता है, और पाउडर आने से इसका जो फोटोसिंथेटिक एरिया होता है वो कवर हो जाता है, इसको सूरज की रोशनी कम मिलती है पत्तों को। अगर पत्तों को कम रोशनी मिलेगी तो वो खाना नहीं बनाएंगे, अपना फूड नहीं बनाएंगे, तो धीरे धीरे वो पत्ते पीले पड़ जाएंगे और सूख जाएंगे। इस तरह से पूरा कि पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा। तो अपन अपने किचन गार्डन में इससे बचने के लिए पहला तो अपना प्रयास ये होगा कि अपन पानी शावर से दें, और ऐसे दें कि इसको धो दें, और कुछ जो पत्तियां पहले से इन्फेक्टेड हैं उनको है ना अपन हटा दें और दूर फेंकें, वहाँ नहीं डालें, क्योंकि सावधानी से प्लास्टिक की थैली में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये जो वाइट वाइट जो पाउडर है वो उस पोर्स हैं उसके जो कि इधर से उधर जाएंगे, और ये अक्सर जब होता है जब बरसात भी होती है और गर्मी भी पड़ती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तब ये पाउडरी मिल्ड्यू होती है। इसके लिए हमें वेटेबल सल्फर जो होता है, सल्फर जो होता है वो दो तरीके से होता है।
एक तो पानी में घुलता नहीं है, और बाजार में मिलता है वेटेबल सल्फर, वो अलग से मिलता है। उसको हम 10 डेज के इंटरवल पे हम पत्तों को अच्छी तरह से धो के इसका हम स्प्रे करेंगे, तब ये बीमारी दूर होगी। लेग्यूमिनेसी फैमिलीज में चवला, मटर, राजमा, ये सब होते हैं जो, मूंग, उड़द, ये सब जो आते हैं वो सब लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। अब एक जो लेग्यूमिनेसी फैमिलीज में जो लगता है मोस्टली, वो होता है ग्राम कैटरपिलर। होता तो चने का है ये, पर सारी लेग्यूम्स में लगता है। उसको भी हटाने के लिए, उससे भगाने के लिए, उसको हमारे पास ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं। पर अपन को ये सब कब होगा, बीमारी या कीड़े, इन सब को अपन कब करेंगे, जब अपन रेगुलरली उन क्रॉप्स को वॉच करेंगे पर्सनली। अगर हम खुद देखेंगे कि एक दो कीड़े भी दिख रहे हैं, तो हम अपना पेस्टिसाइड का यूज करना शुरू कर देंगे। और अगर इतने ज्यादा बढ़ गए कि ना उसके बाद यूज करेंगे, तो आपके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड काम नहीं करेंगे। इसलिए कंप्लीट विजिलेंस जरूरी है। आपको रोज देखना है जाके कि मेरे यहाँ कोई कीड़ा तो नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग में। फिर ये लीफ ऑफर्स आते हैं, ये चूस लेते होते हैं। इसी तरह से रूट क्रॉप्स में मूली, गाजर, अदरक, शलजम, अरबी, ये आती हैं। इसमें ज्यादातर अपन जमीन में ये देखते हैं कि इस तरह से आप ये देख रहे हैं, उंगली जैसी बन गई, अलग अलग खूब सारी हो गई। वो एक तो उसका कारण ये होता है कि आपका नीचे कोई पत्थर आ गया, कोई कंकड़ आ गया, या नीचे जमीन इतनी हार्ड है कि वो सीधी नहीं जा रही है, उसके अलग अलग जो जड़ें हैं बन गई हैं। तो ये फोर्किंग इफेक्ट कहलाता है। ये गाजर में भी होता है और मूली में भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके उस सॉइल में अच्छी तरह से मैन्योरिंग हो और पोरोसिटी हो, लूज हो सॉइल, तो ये नहीं होगी। फिर क्लब रोड, जैसे मैंने आपको बताया था, निमेटोड्स। निमेटोड्स के लिए वो जो जड़े जड़ें जो होती हैं उसमें फैलता है, और उसको इतनी ग्रोथ गठीला सा कर देता है कि ना उसका जो जो जड़ों का जो काम होता है न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई लेना और पौधों को पहुंचाना, वो रुक जाता है। तो पौधा खत्म हो जाता है। अब इसमें जरूरी हो जाता है कि हम इसको जब उखाड़ें, तो इसकी जो जड़ें वगैरह भी, जो जो गांठें हैं, उनको भी सावधानी से निकाल के दूर फेंकें। और उसको अपन, क्योंकि ये जो है, मैं आपको बता दूं, ये मूली है या शलजम है, ये शलजम होती है क्रूसीफर फैमिली की, जिसमें सरसों आ जाती है और कॉलीफ्लावर भी आती है, कैबेज भी आता है, ये सब क्रूसीफर्स कहलाते हैं। तो इनको उस क्यारी में नहीं लगाना है अगली बार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रोटेशन मतलब अलग अलग फैमिलीज के वेजिटेबल्स अलग अलग, मतलब उसी क्यारी में नहीं लगाने हैं। और दूसरा तरीका है कि गेंदा जो होता है मैरीगोल्ड, उसको हम थोड़ी थोड़ी दूरों के ऊपर लगाएंगे, तो वो अट्रैक्ट करता है निमेटोड्स को। तो जितने भी निमेटोड्स होंगे वो उस गेंदे के उस जड़ों में चले जाएंगे, और फिर उस गेंदे के पौधे को हम बाहर फेंक देंगे, बिल्कुल दूर। तो ये इस तरह से धीरे धीरे वो आपके इस क्यारी में से निमेटोड कम हो जाएंगे। मालवेसी में अपने पास अभी इस सीजन में भिंडी है। भिंडी में भी जो आता है मोस्टली, भिंडी भी दो तरह के आजकल, ये रेड कलर की भी भिंडी आ रही है। मजा ये रेड कलर वाले में ये है कि ये जो पक जाती है तो हमें दिख जाती है। और कई बार भिंडी इतनी वो होती है कि ना अपन को पता ही नहीं चलता कितनी पक गई या कितनी छूट गई। जितनी बार भिंडी के क्यारी में जाएंगे ना, एक दो हमेशा ऐसी मिलेगी जिसको हम तोड़ना भूल चुके हैं या तोड़ने से रह गई है। तो रेड भिंडी आजकल आ रही है, उसमें ये होगा कि है ना, आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। इसमें जो अक्सर जो लगता है वो ये कीड़े जो लगते हैं, बोरर्स लगते हैं, जो अंदर अंडे दे देते हैं इनको। तो इसके लिए मैंने आपको नीम तेल बताया। फिर एक और अच्छी चीज होती है,
बाजार में येलो स्टिकी ट्रैप्स मिलते हैं जो कि व्हाइट फ्लाई को और एफिड को, जैसिड्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये स्टिकी ट्रैप्स आप खुद बनाना चाहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट लें या कोई भी पुट्ठा लें या कोई कोई प्लास्टिक ऐसा हो जो पीले रंग का हो, उसके ऊपर हम वेसलिन लगा देंगे और उसको लटका देंगे कैरी में। तो उसके ऊपर ये व्हाइट फ्लाई हुई, एफिड्स हुए, जैसिड्स हुए जो होते हैं वो इस पे चिपक जाते हैं। इस तरह से उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो वैसे तो येलो स्टिकी ट्रैप के नाम से मिलता है, पर अगर अपन खुद भी कप बनाए तो ये मैंने आपको जैसा बताया येलो ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा कि जब सरसों के फूल खिलते हैं तो बहुत सारे आपको उड़ते हैं और उन कपड़ों पे चिपकते हैं, और वो कपड़े जो पीले होते हैं उन पे और भी ज्यादा चिपकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसेक्ट येलो कलर को प्रेफर करते हैं। तो अपन येलो कलर की कोई भी चीज लगाएंगे, डिब्बा हो, बोतल हो, कुछ भी हो, उसको लटकाएंगे, उसके पर अपन वेसलिन लगा देंगे जिससे वो चिपक जाए। ये कीड़ा अक्सर देखा होगा, ये इसमें भिंडी में कीड़ा लग जाता है एक और है ना, इसको खत्म कर देता है। तो इसके लिए भी वही है कि एडवांस में हमको स्प्रे करना है, इसको घुसने से पहले बचाना है। सबसे भिंडी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड होता है बाजार में, क्योंकि भिंडी क्या है, इतनी जल्दी फास्ट ग्रो करती है, इतनी जल्दी बढ़ती है कि हर दूसरे तीसरे दिन उनको स्प्रे नहीं करेंगे तो भिंडी पक जाती है। इसलिए बाजार में जो केमिकल वाली भिंडी मिलती है वो अक्सर ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है। तो सबसे ज़्यादा अपन को जिस वेजिटेबल में पेस्टिसाइड मिलेगा वो होगी भिंडी या लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि वो ये शो करती है कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। गोभी बहुत सफ़ेद होगी, इसका मतलब स्प्रे करके ही बचाई हुई है। तो यही कुछ कारण बनते हैं हमको कि हम अपनी भिंडी, अपनी गोभी, अपने पालक खुद बोएं। एक और जो कीड़ा नहीं है, माइट से मकड़ी होती है ना, इसे स्पाइडर माइट्स जो घर में होती है उसको स्पाइडर्स कहते हैं, और जो प्लांट्स में लगती है उसको माइट्स कहते हैं। तो माइट्स भी बहुत नुकसान होती है, और ये ऑर्डिनरी पेस्टिसाइड से भी नहीं जाती और अपने नीम के तेल से भी नहीं जाती। ये इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी रेजिस्टेंट होती है कि इसके ऊपर किसी का फर्क नहीं पड़ता। तो इसको नष्ट करने के लिए, जैसे कि आप ये सिम्टम देख रहे हैं बीच में, है ना, कि जिसमें जैसे आपने जाला लगता है ना अपने घर में कहीं भी, इसी तरह से पौधों में जाले लग जाते हैं। और इसके अलावा वो जो भिंडी होती है उसके ऊपर लाल लाल कलर के ना पाउडर जैसा आ जाता है, तो वो रेड माइट्स शोध के लाता है। तो उसको उससे बचने का, उससे छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है कि हम मुल्तानी मिट्टी, केवलिन जिसे कहा जाता है, उसको उसका स्प्रे करें। वो क्या होता है कि केवलिन बाद में सूखता है। इस इसी तरह से आटा भी हम स्प्रे कर सकते हैं। आटे को पानी में घोल के, और या फिर मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोल के और उसका स्प्रे करेंगे सुबह सुबह, जो गर्मी में सूखेगा और इन कीड़ों को भी वो जकड़ लेता है। तो एक यही तरीका होता है, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड से यूज नहीं होता, उसके लिए हमें एक्रेसाइड होता है जो स्पेशली मकड़ियों के लिए और माइट्स के लिए अलग से होता है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अपन को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो आटे का यूज़ करेंगे या मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करेंगे और उसका स्प्रे कर देंगे सुबह, तो दिन भर में वो कीड़े सूख के मर जाएंगे। तो आशा है आपको कई सारे क्वेश्चंस अभी आप होंगे, और जानकारी भी आपको मैं पिछली बार भी मैंने आपको दी थी, और इसकी भी मैं स्क्रिप्ट आप सबको भेजूंगा, जिससे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि नोट नहीं करी जा सकती, समझ में भी नहीं आती एक बार में, क्योंकि जो घर में है, जो बिगनर्स है, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ आपको कि जिसमें सारा कंट्रोल मेजर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और मैं अगली उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ना अगली 17 तारीख को मैं आपको वापस मिलूं और आपको सकुलेंट्स के लिए और होम ग्राफ्ट के लिए आपको वापस करूंगा, वापस मिलूं। क्या कर दिया इसने? हाँ, अभी कुछ स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए हमने अभी 2 मिनट के लिए रोका है।
मेरा अब आगे वाला जो अब आपको संबोधन होगा वो डॉक्टर वीना भटनागर करेंगी, जो कि आपको न्यूट्रिशन गार्डनिंग, जो कि लेटेस्ट एस्पेक्ट है आज का, वो किचन गार्डनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको बताएंगी मिसेस वीना भटनागर। नमस्कार, मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। अभी डॉक्टर भटनागर ने फूलों के ऊपर और सब्जियों की बीमारियों के ऊपर आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं एक नया एस्पेक्ट जो आजकल चल रहा है, न्यूट्रिशन गार्डन, उसके ऊपर कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। वैसे तो न्यूट्रिशन गार्डन कुछ नहीं है, वही है हमारा ऑर्गेनिक किचन गार्डन, जिससे कि हमको न्यूट्रिशन मिले। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन, हमारा किचन गार्डन क्यों न्यूट्रिशन गार्डन है? क्योंकि हम जो किचन गार्डन में सब्जियां उगा रहे हैं, उनके अंदर हम केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर किसी का भी उपयोग नहीं कर रहे। दूसरी बात, जब सब्जियां हमारे घर में उग रही हैं तो हम उनका है ना जो फ्रेश उनको खा रहे हैं, और ये दोनों ही चीज़ें वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रिटिव स्टेटस है उसको हाईएस्ट पे रखती हैं, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने देती। तो एक्चुअली जो हमारा किचन गार्डन है वो न्यूट्रिशन गार्डन है। बस अब इसके अंदर मैं आपको एक थोड़ी सी ये जानकारी दूंगी कि आप ये कौन कौन सी सब्जियां किस किस समय में लगा सकते हैं, और सब्जियां हमें इस तरह से लगानी है कि जो पूरे साल हमको इन केमिकल फर्टिलाइजर फ्री सब्जियां हमारे परिवार के लिए हमें मिलती रहे। नेक्स्ट, अब इसके लिए हम इसका कैसे लेआउट करेंगे? ये सब जने जानते हैं कि भाई किचन गार्डन के लिए घर में स्पेस लिमिटेड होती है, तो हम एक 6 मीटर बाई 6 मीटर के एरिया के अंदर भी किचन गार्डन या न्यूट्रिशन गार्डन लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे उसमें, कि जैसे वो पेरिनियल वेजिटेबल्स हैं, ड्रम स्टिक है, करी लीव्स है, उनको हम बॉर्डर पर लगा देंगे। अब जब ये ट्रीज बड़े होंगे तो शेड इफेक्ट आएगा, तो इनके नीचे हम शेड लविंग वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनिच, पुदीना, कलमी शाक और भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको प्लांट करेंगे। फिर हमें इसके लिए कंपोस्ट पिट भी बनाना पड़ेगा जो हमारी किचन वेस्ट से, जिससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा। और बाउंड्रीज पे हम कुकर बिट्स की जो बेलें हैं उनको लगा देंगे, और जो बची हुई जो हमारे पास में स्पेस है उसके अंदर हम इक्वल प्लॉट्स बना करके और सीजनल वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे मधुमक्खियाँ नहीं है तो हम उसमें बी हाइव्स भी लगा सकते हैं। अब वेजिटेबल्स जो हैं जो हम न्यूट्रिशन गार्डन में लगाते हैं या किचन गार्डन में लगाते हैं, उनको अलग अलग सीजन में अलग अलग वेजिटेबल होती हैं कुछ, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जैसे लीफी वेजिटेबल है वो कॉमन भी होती है। तो विंटर सीजन के अंदर हम लीफी वेजिटेबल्स जो लगाते हैं उसमें स्पाइनिच, कोरिएंडर, मेथी, पार्सले, बथुआ, चाइनीज कैबेज, लेट्यूस, केल, ग्रीन मस्टर्ड, ये लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं हम। रूट क्रॉप्स के अंदर बेस्ट जो है वो बीट रूट है, और उसके अलावा हम कई तरह की मूली, गाजर, शलजम, प्याज और गार्लिक लगाते हैं। फिर कुकर बिट की बात करें तो सारी इसके अंदर लौकी, तोरई, ककड़ी और करेला, ये सारी चीज़ें लगती हैं। और अदर वेजिटेबल्स के अंदर हम टोमेटो, चिलीज, कैप्सिकम, पीस, कैबेज, ये हम अक्टूबर से फरवरी के बीच में लगा सकते हैं। इसमें जो सब्जियां नर्सरी के पौध लेकर के लगाई जाती हैं उनकी नर्सरी आपको पहले लगानी पड़ेगी, और वो प्लांट्स आपको अक्टूबर के अंदर तैयार मिलने चाहिए प्लांटेशन के लिए। फिर हम आते हैं समर सीजन पे। समर सीजन के अंदर आप लीफी वेजिटेबल्स जो है ये मार्च से लेकर के और जून के बीच में ये सीजन होता है, समर सीजन। और इसमें लीफी वेजिटेबल्स में जैसे अमरंथस है, परसुलेन है, मलाबार स्पाइनिच है, कैंगकॉन्ग है और पालक है, ये सब्जियां लगाई जाती हैं, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस सब्जियां हैं जैसा मैंने अपनी पिछली वेबिनार में आपको बताया था। रूट क्रॉप्स के अंदर एक बहुत न्यूट्रिटिव चीज आती है जो कि स्वीट पोटैटो है। फिर कुकर बिट्स के अंदर वही है आपकी लौकी, तोरई, करेला, ककड़ी, ये सारी आती हैं। और जो अदर वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर लेडीज फिंगर, ब्रिंजल, काउपी, क्लस्टर बीन, ये लगा सकते हैं।
रेनी सीजन के अंदर जो सब्जियां हैं उनमें वही लीफी वेजिटेबल तो एक तरह से कॉमन है, और इसमें है ना रूट क्रॉप में भी हम रेडिश लगा सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज आती हैं रेडिश की अलग, जो हम गर्मियों में लगाते हैं या रेनी सीजन में लगाते हैं। फिर कुकर बीट्स लगते हैं इसके अंदर, और अदर वेजिटेबल्स भी ये लगती हैं। अब इसमें हम किचन गार्डन में एक चीज और हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे काउपी होती है, काउपी में दो तरह का प्लांट टाइप होता है, एक तो बेल टाइप होता है और एक छोटे पौधे होते हैं। क्योंकि हमारे पास में स्पेस कम है, तो हम अगर बेल वाला काउपी लगाएंगे तो हम 2 बेलों से है ना अपने घर की सब्जी एक समय की हमें मिल जाएगी, जबकि छोटे पौधों से हमें उसको लेने के लिए कई सारे पौधे लगाने पड़ेंगे। अब इन सब्जियों के न्यूट्रिटिव स्टेटस की हम बात करें तो लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो डाइटरी फाइबर इनमें ज्यादा होते हैं, एंड दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। दे आर गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, and they are protective towards they are cardioprotective, anti-diabetic and anti-cancerous properties. फिर हम कुकर बिट की बात करें तो डाइटरी फाइबर तो सभी सब्जियों के अंदर ज्यादा होते हैं, और इसीलिए इन सब्जियों को एक हेल्दी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सब्जियां ज्यादातर विटामिन रिच होती हैं, मिनरल्स इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। फिर पर्टिकुलर जो अलग अलग सब्जियां हैं, अब जैसे कुकर बिट के अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और फास्फोरस मिनरल्स होते हैं, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, और ये ब्रेन हेल्थ के लिए और कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुकर बिट्स जो है ये सक्षम होते हैं। रूट क्रॉप की हम बात करें तो हेल्दीएस्ट जो रूट वेजिटेबल है वो बीट रूट है, और रूट्स जो हैं वो भी इसमें डाइटरी फाइबर में रिच होती हैं, इनमें थोड़ी सी कैलोरी ज़्यादा होती है। ये गुड सोर्स ऑफ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, और फिर वही है कि जहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन, फाइबर हैं, तो वही कार्डियो प्रोटेक्टिव और एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर होती है। ये क्रूसीफेरी की बात करें, इसके अंदर हमारी सारी गोभियाँ आ जाती हैं, जैसे कैबेज है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, और ये विटामिन सी, ई और के इनके अंदर रिच होती हैं, और इनमें फोलेट्स बहुत होते हैं। फिर इनके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनके अंदर सल्फर होती है, जिससे इनमें एक अलग तरह की स्मेल आती है। दे आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक, और ये ओवरऑल हेल्थ जो है उसको आपके बूस्टअप करती हैं, और ये इसमें डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये आपके शरीर की सफाई करती है। अब ये जो एक 6x6 का मैंने आपको बताया था कि ये एक मॉडल है इसके लिए, जो कि है ना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने दिया है कि ऐसे 6x6 मीटर के प्लॉट में हम इस तरह से प्लॉट बना करके और इन सब्जियों को हम उगा सकते हैं। फिर ये इसमें कुछ सब्जियां जो हैं किचन गार्डन के अंदर या न्यूट्रिशन गार्डन के अंदर हम फ्रूट्स भी उगाते हैं, और फ्रूट हमें वो चाहिए जिनके जो कि कम समय के अंदर फल देने वाले हों। जैसे हम पपीते की बात करें जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसके अंदर मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड होता है। इसमें पेपेन होता है जो कि बहुत ही है ना दवाइयों में काम में आता है, और बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट होता है, एंड दे आर रिच इन विटामिन ए, बी, सी एंड मिनरल्स। फिर दूसरा इसमें हम ले सकते हैं बेर ट्री ले सकते हैं, जो कि 2 से 3 साल के अंदर हमें फल दे देता है। बेर भी जो होता है वो पेट के रोगों के लिए, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पेक्टिन होता है और डेक्स्ट्रिन होता है, और विटामिन ए और सी में रिच होता है। तीसरा इसमें फल आता है जो आपको 1 साल में फल दे देता है, वो होता है बनाना। इसमें रफेज बहुत होता है, बनाना में डाइटरी फाइबर बहुत होता है, तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसकी जो पील है, इसका जो छिलका है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, और देखिए आप है ना मिनरल्स, विटामिन का फ्रूट में और वेजिटेबल में फायदा ऑर्गेनिक वेजिटेबल और ऑर्गेनिक फ्रूट में ही ले सकते हैं, क्योंकि उसका छिलका हम खा सकते हैं। अदरवाइज पेस्टिसाइड के डर से हमें सबका छिलका हटाना पड़ता है, और हम उसकी सारी न्यूट्रिशन को खत्म कर देते हैं। ये जो है वो ब्रेन के अंदर जो सेरोटिन है उसके सीक्रेशन को बढ़ाता है बनाना, और हमें स्ट्रेस फ्री करता है। इसके बाद में गुआवा आता है, जिसको विटामिन सी कैप्सूल भी कहा जाता है, और इसमें प्रचुर मात्रा के अंदर विटामिन ए और सी होता है। फिर इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइसिन और ट्रिप्टोफेन होते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। सीताफल
2 से 3 साल में पक के तैयार हो जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है, बहुत पसंद का फल है और इसको है ना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर है ना बुलक हार्ट के नाम से कहा जाता है इसको। ये भी डाइटरी फाइबर में और विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स में रिच होता है। इसके अंदर भी कई सारे मिनरल्स होते हैं और इसमें एंटी मलेरियल और डी वार्मिंग मतलब ये कीड़ों को मार देता है और एंटी कैंसरस इसकी एक्टिविटीज होती हैं। फिर एक फिग है जो कि 2-3 साल में पक जाता है, 3 साल में पक जाता है फिग, अंजीर। और इस ये एक है ना जिसे कहना चाहिए स्पेशल फ्रूट है ये। इसके अंदर है ना हाई डाइटरी फाइबर तो होता ही है, लेकिन ये विटामिन B6 और के में बहुत रिच होता है ये। फिर इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी है ना पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर होते हैं और ये भी एंटी डायबिटिक और कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। इसमें कैंसर से प्रिवेंशन करता है और ब्रेन को हेल्दी रखता है। फिर हम बात करते हैं शहतूत की, मलबरी की। ये 2 से 3 साल में फल दे देता है और विटामिन सी और आयरन में ये रिच होता है और इट इज हर्बल मेडिसिन फॉर स्किन, हेयर, आईज और एजिंग प्रॉब्लम्स के लिए ये मेडिसिनल की तरह काम करता है। फिर बात करते हैं एप्रिकॉट की। एप्रिकॉट जो है ये रिच इन विटामिन बीटा विटामिन, कैरोटीनॉइड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रोनिक डिजीजेस। इसमें एक स्पेशल विटामिन B17 होता है जो कि कैंसर से प्रिवेंशन करता है और कैंसर के जो ट्यूमर्स हैं उनको रिड्यूस करता है। इट इज सपोर्टिव इन इंटेस्टाइनल हेल्थ। फिर आता है पीच जो कि 2 से 4 साल में फल दे देता है। इसके अंदर भी टार्ट्रिक, मैलिक और सिट्रिक एसिड होता है और साथ में इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं और नेचुरोपैथी में इसका जो जूस है वो जॉइंटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, इंसोमिया और कई तरह के जो स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल स्टोन है, किडनी स्टोन है, उसके लिए दिया जाता है। अब ये देखिए, ये तो जो सिट्रस फ्रूट आप देख रहे हैं इसमें ये इसको तो बेस्ट फ्रूट कहा गया है, इसको जिसे कहना चाहिए ये जिसका कि है ना पल्प ऑरेंज कलर का होता है। और इसके बाद में रसबेरी के अंदर बहुत विटामिन सी बहुत होता है इसके अंदर। फिर स्ट्रॉबेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होती है और आंवला तो अपने आप में एक स्पेशल फ्रूट है ही। तो ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये बहुत हेल्दी फ्रूट्स होते हैं। अब मैं आपको है ना कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि हमने है ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स तो उगा ली, लेकिन अब उनको हम है ना कंज्यूम करने तक भी उनको है ना जो हम न्यूट्रिटिव रखें वो कैसे हम रखेंगे। तो उसके अंदर कुछ एक टिप्स हैं कि पहली बात तो ये है कि आप अपने ऑर्गेनिक गार्डन में से वेजिटेबल्स जो हैं उनको उसी समय तोड़ें जब आपको काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने तोड़ के रख लिया और उसको कल बनाया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ कि आप बाजार से ला रहे हैं या आपने ऑर्गेनिक में लगा रखा है। दूसरी चीज ये है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कभी भी पहले काट के नहीं रखना चाहिए। ये हवा से है ना इंटरेक्ट होकर के और इनके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ जाती है, तो आप पहले से इनको काट के नहीं रखें। पर्टिकुलरली हरी सब्जियां जो हैं, कई लोग ऐसा है काट करके फिर उनको धोते हैं और वो उनको आधे उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको गवा देते हैं। तो किसी भी सब्जी को पहले हम है ना धोएं और उसके बाद उसको काटें और फिर इसको हल्की आंच पे, पर्टिकुलर हरी सब्जियां जो है उनको हल्की आंच पे कम देर के लिए पकाएं, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे को अवेलेबल रहेंगे। फिर जो सब्जियां हैं हमारी जो घर वाली या फल हैं उनको छिलके सहित खाएं। हमारी आदत पड़ गई है कि किसी भी फल को या सब्जी को छील के हम सब्जी बनाते हैं, या तो आप उसमें अपने जो ऑर्गेनिक वाला जो एडवांटेज है ना उसको खत्म कर रहे हैं। जैसा पहले कहा जाता था कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो छिलके के नीचे होते हैं, तो छिलके समेत आप इनको काम में लें। तो अगर इस तरह से अगर आप इनको ऑर्गेनिक सब्जियों को काम में लेंगे तो जिन न्यूट्रिएंट्स के लिए आपने उनको इतने एफर्ट से उगाया है वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे और आपको फायदा पहुंचाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार में और चैट का सेक्शन शुरू करता हूं मैं। If you are not finding it, please leave. क्वेश्चंस स्क्रिप्ट्स तो मैं आपको भेजूंगा ही, इसके अलावा मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं।
Please provide a script of the nutrition. Thanks you very much for your information. आप स्क्रिप्ट क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। पॉट्स हाँ में क्या वेजिटेबल ग्रो करने के लिए सॉइल लेस पॉटिंग मिक्सचर सही रहेगा? सॉइल लेस पॉटिंग में सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में क्या बिल्कुल सॉइल यूज नहीं की जाती है क्या? सॉइल लेस का मतलब यही है कि सॉइल नहीं है उसमें, हम वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट यूज कर रहे हैं। इसके फायदे मैंने आपको भी बताए थे कि मिट्टी में और कोकोपीट में क्या फर्क आ जाता है। मिट्टी की मैंने आपको फायदे और नुकसान दोनों ही है। मिट्टी में एक ओरिजिनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, जो न्यूट्रिएंट देती है, और दूसरा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये दो चीजें मिट्टी में मिलती है, जबकि जो सॉइल लेस मीडियम होता है उसमें ये प्रॉब्लम तो जो आ सकती है कि पौधा अगर ज्यादा बड़ा लगा दिया है और डेप्थ आपकी कम है, तो पौधा गिर जाता है। बाकी न्यूट्रिएंट तो हम सप्लीमेंट कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट से या किसी भी और कंपोस्ट से, तो वी कैन ग्रो इट वेरी इजीली इन द सॉइल लेस आल्सो। सॉइल लेस के फायदे जैसे मैंने आपको बताए थे कि वर्किंग बहुत आसान होती है उसकी। आप निराई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। कोई भी पौधे का ट्रांसप्लांटिंग करनी हो, नर्सरी से उसमें करना हो, तो कीपिंग अच्छी होती है क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है अच्छी, न्यूट्रिएंट भी अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि वो रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। आगे प्लीज बताइएगा किचन कंपोस्ट में क्या चीजें नहीं डालनी है? किचन कंपोस्ट में अपन को एक तो जो वेजिटेबल्स, गीले वेजिटेबल्स नहीं डालने हैं, जैसे सब्जी, आपको बनी हुई सब्जी नहीं डालनी है। इसके अलावा आपको मीट के पीसेस या मीट वाला भी पोर्शन नहीं डालना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको ड्राई, जैसे कई लोग गीले चाय भी पत्ती भी डाल देते हैं जिससे चींटियां भी हो जाती है और फंगस भी वो ग्रो हो जाती है। तो अपन को किचन वेस्ट में वेट, और इसके अलावा एक चीज जो डालनी चाहिए वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। आपको ड्राई वेस्ट भी ऐड करना है। अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं है तो आप अखबार डालिए, पुट्ठे के टुकड़े जिसपे जो लेमिनेटेड नहीं है वो डालिए, और आजकल बाजार में डाइजेस्टर भी मिल रहा है जो कि आपके इस कंपोस्टिंग डाइजेस्टर के नाम से मिलता है। वो अगर अपन डालेंगे तो ये निकलेगा। इसके अलावा पानी, वो जो बदबू और जो कीड़े होते हैं उस वो इसका कारण एक ही होता है कि है ना, आपके पास वो प्रॉपर रेशियो नहीं है ग्रीन और वेट का आपके किचन वेस्ट में। तो ड्राई वेस्ट भी उतना ही जरूरी है आपको डालना जितना कि किचन में, किचन के आपके पील्स वगैरह है, फल है, बस बनी हुई सब्जी, बची हुई सब्जी वो मत डालिए, स्पाइसेस मत डालिए। नेक्स्ट Locky bale is not giving fruit. Flowers are coming. Finger size locky comes, gets yellow and fall. What to do? ओके। ये वाला प्रॉब्लम वैसे मैंने, अगर आपने लास्ट वेबिनार में नहीं थी तो मैं आपको वापस बताना चाहूँगा कि जैसे अभी भी मैंने कहा है कि ना वेदर सपोर्टिव होना चाहिए। कई बार अभी अभी तो बरसात नहीं हुई या कम हुई तो नहीं आई, और कभी जब ज़्यादा बरसात हो जाएगी तो हो सकता है कि जितने भी पोलन्स हैं वो शेड हो जाएं और क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई है फ्रूट बोरर की। ये भी मैंने लास्ट उसमें बताई थी कि फ्रूट बोरर इसमें लग जाता है लौकी तोरी में। तो उससे बचने का तो या तो अपन अपना नीम वाला स्प्रे करते रहें, या फिर जो ही फ्रूट आपका सेट मेच्योर मतलब फर्टिलाइज हो उसमें आप कागज की थैली पहना दें। प्लास्टिक की थैली नहीं पहनाएंगे क्योंकि अंदर से पानी रह जाएगा, नमी बाहर नहीं निकलेगी। तो कागज की थैली अपन पहना दें, और जैसे जैसे फ्रूट बढ़ेगा अपने आप कागज भी की थैली भी शायद अपन को बदलनी पड़े। तो क्योंकि फ्रूट बोरर एक प्रॉब्लम है, या फिर वो वास्तव में पोलिनेट ही नहीं हुआ, क्योंकि अपन कई बार सोचते हैं कि ये पोलिनेटर, जबकि वो एक्चुअली मदर फ्लावर ही था। थैंक यू। नेक्स्ट अल्कलाइन कैसे डिटेक्ट करें? पीएच से, पीएच ऑफ द सॉइल आपको वो सॉइल टेस्ट कराना पड़ेगा कि पीएच कितनी है। अपने घर पे भी आप देख सकते हो लिटमस पेपर से, या जो लैब्स हैं, गवर्नमेंट की लैब्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की लैब है, वहाँ पे आप टेस्ट कराएं। और जो अगर अल्कलिनिटी है तो अपन एसिडिक मीडिया यूज करेंगे। वो एसिडिक मीडियम जो होता है, एसिडिक सप्लीमेंट्स हैं, वो अपने मैन्योरिंग है, जिप्सम है, सल्फर बेस्ड है, ये आपके एसिडिक टुवर्ड्स एसिडिक ले जाएंगे अल्कलिनिटी को कम करने के लिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी सॉइल टेस्टिंग लैब में अपना पानी का भी और सॉइल को दोनों को जरूर टेस्ट कराएं।
नेक्स्ट। साइरस लिखा है पर आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर सिट्रस प्लांट। का सिट्रस ध्यान, प्लांट का ध्यान कैसे रखें? सबसे पहला ध्यान तो सिट्रस का ये से रखना है कि कुछ एक तो वायरस आता है उसमें, लीफ मोजेक भी आता है, और वेन वायरस आता है जो जिसमें उसकी जो वेन्स होती है येलो वेन्स हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पत्ते छोटे हो जाते हैं। फिर एक बटरफ्लाई लगती है जो सेमिलूपर होती है, उसको सिट्रस सेमिलूपर्स कह लेते हैं। तो अपन को इसका ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि है ना, अपन को नींबू इसमें नीम का स्प्रे रेगुलर करना ही होगा। नेक्स्ट। अगर तुलसी की लीव्स की शेप खराब हो गई है तो इसका मतलब उस पर कीड़ा लग गया है। ये ये यूज करनी चाहिए या नहीं? पहली बात तो यह है कि तुलसी की पत्तियों की शेप खराब क्यों हुई है। एक बहुत अच्छी सी बात, मेरे को पास एक बार क्वेश्चन आता है तुलसी एक का। और क्वेश्चन है रिलेटेड कि तुलसी की पत्तियां ब्लैक हो गई हैं। ठीक है, उसमें कुछ एसिड्स आते हैं। अब पर तुलसी के साथ क्या है कि तुलसी अपन हर रोज पूजा करते हैं और हर रोज पानी देते हैं, तो ये पूजा करना बहुत अच्छी बात है। पर पानी ज्यादा देना, लोटा भर के पानी हर बार डाल दिया और गमले में से निकल नहीं रहा है पानी, तो तुलसी के साथ ये है कि इसको आप एक और गमला रखिए दूसरा पास में, और तुलसी को दिखाते हुए हर रोज पानी मत दीजिए। हालांकि ये कहा जाता है कि संडे को तुलसी नहीं तोड़नी है, संडे को पानी नहीं देना है। इसका मतलब ये भी एक लॉजिक बना रखा है कि कम से कम एक दिन सूखा जाए जिसमें उसकी ग्रोथ भी हो और पानी भी जाए। पर अपन ये मान के चले कि अपन को 3 दिन उसके पास में पानी डालना है, गमले में नहीं देना है, तब जाके आपके तुलसी हेल्दी होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक गमला कई कई सालों तक आप चलाते रहते हैं तो रूट बाउंड हो जाता है नीचे, मतलब अंदर गमला भी, मिट्टी भी खत्म हो गई उसकी और उसके अंदर जड़ी जड़ी हो गई। तो रीपोटिंग और पोटिंग ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। फिर आप अगर वो काली हो रही है तो इसके पीछे एक तो पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कुकर बिट्स में कि छाछिया रोग हो जाता है, पाउडर आ जाता है, ये भी इसमें बहुत आता है तुलसी में। तो सल्फर का स्प्रे है या, और अपन क्योंकि अपनी तुलसी है इसको अपन पूजा में भी लेंगे, अपन खाने में भी लेंगे, तो उसको अच्छी तरह से धोइए। जमीन में इसके गमले में पानी कम डालिए, उसको धोइए जरूर, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट। बेल रेड बेल पेपर। पेपर कब तोड़े एंड हाउ विल वी नो? कैप्सिकम लगा सकते हैं क्या? कैप्सिकम अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बरसात में कैप्सिकम लगाना मतलब एक रिस्क है, तो अपन कैप्सिकम नहीं लगाएंगे अभी। थोड़ी बरसात रिसीड होने दीजिए, सितंबर आने दीजिए। तो सितंबर में अपन ये अपनी मान के चलें कि कैप्सिकम विंटर क्रॉप है, अभी नहीं लगाएं। आप कंपेयर मत करिए बाजार से या कहीं और से, क्योंकि वहां पे कंट्रोल कंडीशंस में ये ग्लास हाउसेज में या पॉली हाउसेज में लगाई जा रही हैं, तो वो आपके यहाँ बड़ी बड़ी भी आ रही हैं और रेड कलर भी आ रहा है। तो ये तो अपन को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो नॉर्मल सीजन में करना होगा। तो विंटर की क्रॉप मान के चलें कैप्सिकम को, और उसकी नर्सरी इसको तैयार करें हम सितंबर में। और रेड कैसे मैच्योर कैसे होगा कि वो अच्छी रेड हो जाएगी और फ्रेश उसकी स्किन होगी, इसका मतलब ये वो इट इज रेडी टू हार्वेस्ट। ज्यादा देर मत रखिए नहीं तो कीड़ा भी लग जाएगा, उसकी स्किन भी रिंकल हो जाती है। और नेक्स्ट बोलिए। मेरे मेरे घर। घर के नींबू येलो नहीं होते हैं और बड़े भी नहीं होते। यस। अब अक्सर ये फ्रूट प्लांट्स में जो घर में लगे हुए हैं उनसे एक शिकायत ये होती है कि नींबू भी छोटा लग रहा है, चाहे वो नींबू हो चाहे कुछ भी हो। पर अपन ने क्या कभी ये सोचा है कि हमने उसको क्या दिया? केवल हम उससे अपनी अपेक्षाएं रख रहे हैं कि उसने फल नहीं दिया। क्या हमने अगर वो कंटेनर में लगाया है तो उसकी रिपोर्टिंग करी, उसका सॉइल बदला, उसको न्यूट्रिएंट दिया? हम ये सब भूल जाते हैं, केवल ये याद रखते हैं कि इसने नींबू नहीं दिया। तो पोटाश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फ्रूट्स को पकने में, उसके कलर के लिए और उसकी मैच्योरिटी के लिए। तो एनपीके का जो रेशियो होता है उसका हमको स्प्रे करना होगा, और न्यूट्रिएंट, और हर साल आपको रिपोर्टिंग करके न्यूट्रिएंट आपको देना होगा। तो ये बात आपको फ्रूट से जो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं फ्रूट से प्लांट से,
प्लांट्स भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि मुझे भी तो कुछ खाने को दो, जब भी तो मैं आपको बढ़िया खाना दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट। FIM में कीड़े दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, क्या यूज करना चाहिए? FIM में अगर FIM का मतलब गोबर की खाद, तो गोबर की खाद प्राय जो वास्तव में होनी चाहिए वो नहीं मिलती। अक्सर जो गोबर की खाद में मिलती है, जो सूखे हुए गोबर का ढेर लगा हुआ होता है, उसमें से आपका आगे का हटा के और आपको गोबर की खाद कह दी जाती है कि इतने साल पुरानी है। जबकि गोबर की खाद बनाने का सिस्टम यह है कि उसको अंदर खड्डे में दबाया जाए और लेयर खड्डे गोबर की खाद डाली जाए, फिर मिट्टी डाली जाए, फिर स्ट्रॉ डाला जाए। पर इस तरह की हमें खाद नहीं मिलती है और इस तरह से कीड़े ज़्यादा होते हैं। अगर गोबर की खाद में कीड़े हैं तो आपको नीम का केक मतलब नीम की खल या नीम के पानी इसको पिलाना चाहिए और नीम की खल मिलानी चाहिए और इसको ड्राई भी थोड़ा होना चाहिए। जब कीड़े निकल जाएं तब इनको मिलाइए, नहीं तो आपके बहुत को नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट। मोरिंगा, हेम्प एंड जोजोबा इन प्लांट्स की ग्रोथ कैसे? अरे ये आपने मेरे को अगला टॉपिक दिया है कि मैं आपको मोरिंगा के बारे में, मैडम मोरिंगा के बारे में अगली बार बढ़ाएंगे आपको कि इसकी क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और मोरिंगा इज मिरेकल प्लांट, बड़ी आसानी से लगता है, बहुत जब फास्ट ग्रो करना होता है। इसके हर प्लांट पार्ट काम आता है, इसकी स्किन काम आती है, इसका फ्लावर काम आता है, इसका फ्रूट काम आता है। और सब कुछ फ्रूट तो आप जानते ही हैं, ढेंचा वगैरह। इसका लीफ मैन्योर भी काम आती है, इसका लीफ में भी बहुत न्यूट्रिशन होता है जो कि ग्रीन कंपोस्टिंग के लिए काम आती है। अगली बार हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे, आप हमें से जुड़ते रहें। My हाउ डू, ginger हाँ, taking. How do I take care of my ginger plant? जिंजर प्लांट रूट क्रॉप्स में आता है। रूट्स क्रॉप में हल्दी, अरबी और ये जिंजर प्लांट, इसमें पानी का ड्रेनेज बहुत जरूरी है कि पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सड़ जाता है नीचे से और इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ेंगे कब? जब वो मैच्योर होगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपका सॉइल में कोई कीड़े नहीं होने चाहिए, इसके लिए अच्छा मैन्योर मिलना चाहिए और जो सॉइल है वो फ्राइबल होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको सॉइल लेस की बात करता हूँ, अगर आप सॉइल लेस नहीं ले रहे हैं, सॉइल भी ले रहे हैं, तो उसमें आपको लोमी सॉइल है, थोड़े अगर हैवी सॉइल है जैसे क्ले सॉइल है, काली मिट्टी है, तो आपको थोड़े सैंड मिलानी चाहिए और कंपोस्टिंग ज़्यादा की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो पोरोसिटी बढ़ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि पोरोसिटी और उसका क्या कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन भी हम उसको देंगे और पोरेसिटी बढ़ाएंगे और पानी नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट। गोमूत्र। क्या सीड को बोने से पहले गौमूत्र का उपयोग बताएंगे? गोमूत्र भी एक अच्छा सीड ड्रेसर माना गया है। जैसे मैंने आपको गोमूत्र के बारे में 3 फायदे बताए कि वो एक अच्छा इंसेक्टिसाइड है, एक अच्छा पेस्टिसाइड है और एक न्यूट्रिएंट भी है, सप्लायर भी है। तो गोमूत्र भी हम सीड ड्रेसिंग, बल्कि है ना, अब सीड ड्रेसिंग अपन उन्हीं में कर पाते हैं मोस्टली जो बोल्ड सीडेड्स हैं उसको। तो गोमूत्र का भी सीड ड्रेसिंग हो सकता है, पर सीड ड्रेसिंग के लिए अपन एक चीज और काम में ले सकते हैं, जैसे कि ये क्या कहते हैं इसको, ये दालचीनी। यस, दालचीनी इज वेरी गुड। सिनामोन, सिनामोन बहुत अच्छी चीज है, जो कि है ना, इसको भी अगर अपन ऑर्गेनिकली ले रहे हैं तो सिनामोन भी यूज करा जा सकता है इसके लिए, सीड ड्रेसिंग के लिए। अब बोल आगे। आई हैव ब्रॉट टू डेज बैक इंसुलिन प्लांट, लेकिन उसके पत्ते येलो होने लगे हैं। व्हाट इंसुलिन मे बी प्लांट द का, पॉसिबल रीजन? इंसुलिन प्लांट और भी कारण वही होगा जो क्योंकि ये भी रूट ग्रुप है। अच्छा, इस इंसुलिन प्लांट में के लीव्स में मैच्योरिटी बहुत जरूर है, बहुत जल्दी आती है। तो अगर आपने 2 दिन पहले लाए हैं, तो जैसा कि मैंने कल एक बात कही थी कि एक तो जब भी किसी नर्सरी से प्लांट लाएं उसको तुरंत पॉटिंग ना करें, उसको रखा रहने दें जैसा आया है। अगर वो गमला, अगर आप उस पॉट में है तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करें, उसको रखा रहने दीजिए 15-20 दिन, उसको लगाने की जल्दी भी मत करिए।
अपने एनवायरनमेंट के लिए एक्वेंट होने, क्योंकि आप देखिए वो जहाँ से आया है वहाँ स्वस्थ था, तो पौध को, वो उस पौधे को जरूरी है कि आप अपने क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट होने दीजिए। इंसुलिन प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, इसकी पत्तियां बहुत खट्टी सी और एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज में आता है। नेक्स्ट। कैन वी यूज मस्टर्ड केक फॉर फर्टिलाइजर? गौमूत्र कितने दिन बाद यूज करें? ओके, जितने भी मस्टर्ड केक है, नीम केक है, ये जो केक्स हैं ये स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि ये काफी दिनों तक डिकम्पोज नहीं होती और कई दिनों तक धीरे धीरे नाइट्रोजन, जैसे कुछ मैंने आपको बताया था, फ्लावर्स में भी बताया था, कुछ में बताया था कि इनको फ्रूट्स में भी जो अपन लगा रहे हैं, तुरंत जो लगाते हैं उनको आपको फर्स्ट ईयर में फर्टिलाइजर नहीं देना है, आपको स्लो, आपको ये मस्टर्ड केक, नीम केक ही मिलानी है। तो मस्टर्ड केक एंड नीम केक इज वेरी गुड, रादर नीम केक इज द बेस्ट देन द मस्टर्ड केक। हालांकि इसको मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मस्टर्ड केक आसानी से मिल जाती है। और दूसरा था यूरिन, काउ यूरिन, हाउ, वेयर डू वी गेट काउ यूरिन? अब काउ यूरिन के मिलने के लिए मेरे को पता नहीं है। आप मैडम आप दिल्ली से हैं, नूतन जी, हमारे यहाँ तो, हम तो छोटे कस्बे में रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो आसपास बहुत सारी गौशालाएं हैं, वहां से हम जाके डब्बा रख देते हैं, वो भर के दे देते हैं, हम ले आते हैं। तो काउ यूरिन इज द बेस्ट। पर मैंने यही कहा कि ये कुछ लिमिटेशंस है हमारी, जो ऑर्गेनिकली ग्रो करने में हमें हिंडर करती है। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा जी कहती है। I am in Delhi. My orchid plant is 2 years old. I feel it's not growing well. How do I take care of it? इट वाज इन पॉट। कौन सा वाला है श्रद्धा, कौन सा वाला है? Last wala, last wala. I am in Delhi. My orchid plant is 2 years old. I feel it's not growing well. Now, how do I take care? आपको तो उसमें मैंने आपको अगर कंटेनर में लगा रखा है तो आपको उसका वो करना। ऑर्चिड प्लांट्स तो एक्चुअली वेदर सूट ही नहीं करती। अब हम बड़े फैसिनेट हो जाते हैं जब कहीं जाते हैं कोल्डर एरिया में, नॉर्थ में, ईस्ट में, और अगर इसको लगाना है तो आपको कंट्रोल कंडीशन ही चाहिए, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चाहिए। गंगटोक वगैरह में हम लोग गए थे, इतने सुंदर ऑर्चिड्स देखे थे हमने, इम्फाल में, गंगटोक में, शिलोंग में। तो it is difficult to grow in Delhi. Anything else? नहीं हो क्या? So thank you everybody. आपने जिस तरह से, मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप, मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ इनविटेशन का, तो आप लोग मेरे को रजिस्टर जल्दी कराइए। अब आज भी और पिछली बार भी ऐसा हुआ कि लास्ट 15-20 मिनट्स में भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती रही। तो उस केस में क्या होता है, कई बार कुछ लोग छूट भी जाते हैं, कुछ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जरूरी है कि आप टाइमली में करें, और मेरी जो रिक्वेस्ट है वो और भी ज्यादा करें। देखिए मैं इतना कम मनी में इसलिए ही कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे और गार्डनिंग के लिए सब लोग उत्सुक हों। हम लोग पहले हमारे शहर में ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम खुद ओपन सेशंस किया करते थे। अब चूंकि ये सब नहीं हो सकता, तो ये मैं अब वेबिनार के थ्रू कर रहा हूँ, और फ्री में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फ्री में लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं कई बार, और ऐसे लोग वेबिनार में प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग टाइमली मेरे को रजिस्टर कराएं, जिससे कि मेरे को, इट इज ओनली वन मैन शो, मैं ही सब कुछ रिकॉर्ड रख रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरे को मदद कर रही है, मिसेस भटनागर इज माय वाइफ, ये भी प्रोफेसर से रिटायर हुई है। और मैं आज आप सबको धन्यवाद देने से पहले मैं अपने बच्चों से, जो कि मेरे को इसमें मदद कर रहे हैं, जिनको वो, उनसे भी मिलाना चाहूंगा। तो श्रद्धा, दिखो भाई दिखो। Shraddha is my daughter, Vaibhav is my son-in-law, and Vishwas Bhatnagar is in Pune, and my daughter-in-law is Nimisha। बहुत ये चारों जने कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं और ये सब मेरे को मदद कर रहे हैं। क्या कोई दिखना चाहेगा?
हाँ पापा मैं यही हाँ तो मैं इन सब के सहायता के बिना ये वेबिनार नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब हाईटेक मामला थोड़ा ऐसा मेरे लिए था। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और मेरी नेक्स्ट मीटिंग का जो समय है मैं उसका नोटिफिकेशन दूंगा। मेरी नेक्स्ट मीटिंग सक्लेंट्स एंड कैक्टस प्लांट और होम गार्डनिंग प्रोपोगेशन पर है। तो ज्वाइन मी एंड और जितने ज़्यादा आप लोग और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाइए। थैंक यू। थैंक यू राहुल। आपको मैं स्क्रिप्ट भेजूंगा 2-3 दिन मेरे को दीजिए, क्योंकि वो मेरे को ही तैयार करनी है। आई विल सेंड द स्क्रिप्ट। ओके थैंक्स। नमस्कार।